फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 261 एक परिचित से मुलाकात। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 261 एक परिचित से मुलाकात। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। YOLO247.co। शरद ऋतु के द्वीपों पर जो कुछ हुआ वह तूफान द्वीप राजवंश की महारानी के कानों तक जल्दी ही पहुंच गया। कुछ ही घंटों के भीतर तूफान द्वीप राजवंश की महारानी ने व्यक्तिगत रूप से आदित्य को एक पत्र लिखा और अपने प्रधानमंत्री को उसे व्यक्तिगत रूप से आदित्य तक पहुंचाने के लिए भेजा। उसी समय आदित्य ने टेलीपोर्टेशन सरणी खोली। राजधानी से 1000 स्टारिन सैनिक खरीदे गए। आदित्य के आदेश के तहत सभी गुलामों को मुक्त कर दिया गया। उनके गुलाम कॉलर हटा दिए गए। उसी समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों से कहा जो व्यापार करने के लिए लॉस्ट पर्ल शहर में आए थे कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि उन्होंने कुछ अवैध काम नहीं किया हो या कोई अपराध नहीं किया हो। 1 घंटे बाद स्थिति शांत हो गई। 1000 सुरक्षाकर्मियों ने शहर की सफाई शुरू कर दी। देखते हैं महारानी इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। दीवार के ऊपर बैठे हुए आदित्य ने नीला लिफाफा खोला और उसमें से करीने से मोड़ा हुआ सफ़ेद कागज़ निकाला। महाराज, कुछ मिनट पहले मुझे खबर मिली कि आपने एथर ड्रैगन्स के साथ क्या किया है। मैं वास्तव में इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एथर ड्रैगन से निपट लेता, लेकिन मेरी माँ पिछली महारानी चाहती थी कि एथर ड्रैगन कबीला स्टॉर्म आइल राजवंश के प्रति वफादार हो जाए, जिससे हमारी सैन्य शक्तियाँ बढ़ जातीं। साथ ही शुरू से ही मेरी माँ ने एथर ड्रैगन्स के साथ शांतिपूर्ण रुख अपनाया है और चाहती हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। भले ही मेरी माँ अब महारानी नहीं रही, लेकिन मैं उनकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकती थी। अंत में मैंने इस पूरे मामले को अनदेखा करने का फैसला किया जब तक कि मुझे इसका कोई हल न मिल जाए। सौभाग्य से आपने वह कर दिखाया है जो मैं कुछ और महीनों या शायद कुछ सालों में कर पाती। चूंकि आपने ये कर दिखाया है, इसलिए मेरी माँ असंतुष्ट होने पर भी आपसे कोई सवाल नहीं करेगी। मैं वास्तव में ऑटमिंग द्वीपों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आपके महामहिम के साथ बैठक करना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं ऑटमिंग द्वीपों को छोड़ देता, लेकिन ऑटमिंग द्वीप स्टॉर्म आइल राजवंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि महामहिम इसे समझ सकते हैं और मेरे लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। पत्र पढ़ने के बाद आदित्य ने अपनी लाल लौ का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके उसे जला दिया। तो उसने मुझे एक तरह से इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है। अगर यह स्टॉर्म आइल राजवंश में होता तो मैं उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचता। आदित्य को जो पता था उसके अनुसार पिछली महारानी का अभी भी स्टॉर्म आइल राजवंश पर बड़ा राजनीतिक प्रभाव था। इसके अलावा यदि महारानी ने अपनी सेना को हर एक एथर ड्रैगन को मारने के लिए भेजा होता तो स्टॉर्म आइल राजवंश की सेना को बड़ा झटका लगता। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि उसे ऑटमिंग द्वीपों के साथ क्या करना चाहिए। आदित्य के लिए ऑटमिंग द्वीप कोई दिलचस्पी के नहीं थे। अगर स्टारिन साम्राज्य अभी भी एक छोटा राज्य होता तो आदित्य निश्चित रूप से ऑटमिंग द्वीपों को लेना पसंद करता, जिसका इस्तेमाल रणनीतिक भौगोलिक स्थान के रूप में किया जा सकता था। लेकिन अब भले ही स्टॉर्म आइल राजवंश के पास ऑटमिंग द्वीप हों और वे यहाँ अपने सैन्य अड्डे बनाते हों, आदित्य को स्टॉर्म आइल राजवंश से कोई खतरा नहीं दिखता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ए सिंगल स्पिन हैज़ द पावर टू चेंज एवरीथिंग। ए सिंगल स्पिन हैज़ द पावर टू चेंज एवरीथिंग। YOLO247.co। हालांकि चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं अगर एक दिन स्टॉर्म आइल राजवंश स्टारिन साम्राज्य के दुश्मन के साथ गठबंधन करने का फैसला करता है और अपने सहयोगी को ऑटमिंग द्वीपों में सैन्य अड्डे का उपयोग करने की अनुमति देता है। आदित्य को महारानी के साथ एक अनुबंध करना होगा। एक ऐसा अनुबंध जो महारानी को भविष्य में स्टारिन साम्राज्य की पीठ में छुरा घोंपने से रोकेगा। क्या वह अभी भी उस आदमी को प्रताड़ित कर रहा है? आदित्य को एहसास हो गया था कि लिंकन अभी भी जीवित है, लेकिन हर 5 या 10 मिनट बाद उसकी आभा कमज़ोर हो जाती और फिर चीख हो जाती। आदित्य ने लियो को बीच में नहीं रोका। उस लड़के को अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की ज़रूरत थी। अपने दिल में ऐसी भावनाओं को दबाना उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करके वह सिर्फ खुद को अंदर से ही मार रहा है। मुझे बाकी 1000 एथर ड्रैगन के बारे में क्या करना चाहिए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं? आदित्य जानता था कि उसने और लियो ने जो किया है उसके लिए बाकी एथर ड्रैगन नाराज़ रहेंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में युवा लोग बदला लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए नफरत का चक्र चलता रहेगा। ड्रैगन आसानी से अपना बदला नहीं छोड़ते, इसलिए युवा लोगों से बात करने की कोशिश करना बेकार है। हालांकि उसे बुजुर्गों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समस्या युवा लोगों के साथ थी। उन्हें मारने का मतलब एथर ड्रैगन कबीले का अंत होगा। भले ही आदित्य को एथर ड्रैगन का काम पसंद न आया हो, लेकिन ड्रैगन जाति का विलुप्त होना काफ़ी दुखद होगा। सांस, मैं इसे लियो पर छोड़ दूंगा। अंत में अगर लियो ने आदित्य से एथर ड्रैगन कबीले के बाकी सदस्यों को छोड़ देने के लिए कहा तो आदित्य उसकी बात मानेगा और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन लियो के ऐसा कहने की संभावना 0 के करीब है। अब मुझे अपना शरीर साफ करना चाहिए।
आदित्य का पूरा शरीर अभी भी खून से लथपथ था। खड़े होकर वह समुद्र की ओर उड़ गया। किनारे से 100 मीटर दूर उड़ने के बाद उसने समुद्र में गोता लगाया। समुद्र में गोता लगाने के बाद उसने अपने कपड़े फेंक दिए जो खून से लथपथ थे। फिर उसने दूसरे कपड़ों का एक सेट निकाला और पानी के नीचे रहते हुए उन्हें पहन लिया। उसे नग्न होने की परवाह नहीं थी, क्योंकि पानी के नीचे रहते हुए कोई भी उसका नग्न शरीर नहीं देख सकता था। जैसे ही आदित्य ने अपने कपड़े पहनने का काम पूरा किया, उसे एक जानी पहचानी आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। आदित्य ने उस व्यक्ति के अपनी ओर आने का इंतजार किया। 1 मिनट बाद लौरा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए आदित्य के सामने खड़ी थी। गौर से देखने पर आदित्य ने पाया कि लौरा के गाल थोड़े लाल हो गए थे। वह सीधे उसकी आंखों में देखने से भी बच रही थी। क्या कुछ गड़बड़ है? आदित्य ने असमंजस में पूछा। लौरा ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने आदित्य की ओर देखा। उसके गाल फिर से सामान्य हो गए। महाराज, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत हैरान थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लौरा ने पूछा। जब आदित्य ने एथर ड्रैगन्स से लड़ाई की तो डीप सी पैलेस के कुछ गार्डों ने इसे महसूस किया और उच्च अधिकारियों को नोटिस किया। लौरा ने इसके बारे में सुना और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के लिए आई कि क्या हो रहा था। इससे पहले लौरा ने आदित्य को नग्न अवस्था में देखने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि वह उस कलाकृति की सहायता से दूर तक देख सकती थी। आदित्य को यह एहसास नहीं था कि लौरा ने उसे नग्न अवस्था में देखा था। वह कभी भी यह बात स्वीकार नहीं करेगी। वह इस रहस्य को अपने साथ कब्र में ले जाना चाहती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे छात्र का इन द्वीपों पर रहने वाली एथर ड्रैगन जाति के साथ इतिहास है। मैं इस मामले को सुलझाने के लिए उसके साथ आया था। लौरा को आदित्य के आसपास के पानी में खून की गंध आ रही थी। तुमने खून से मामला सुलझाया? मैं दखल देने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं भी नाराज हो गया। लौरा जानती थी कि आदित्य आसानी से अपना संयम खोने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर एथर ड्रैगन्स उसे अपना संयम खोने पर मजबूर कर पाए तो उन्होंने ज़रूर कुछ बहुत बुरा या अपमानजनक किया होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम साधना कर रहे हो। पिछली बार आदित्य हाइहाबर्टाइड सिटी में लौरा से मिला था। लौरा और उसकी नौकरानी आदित्य को खोजने के लिए वहां आई थी। उस दिन आदित्य और जूलिया डेट पर थे। उनके बीच गलतफहमी दूर करने के बाद लौरा और आदित्य ने एक गठबंधन बनाया। आदित्य ने उसे एक गोली दी थी जो उसकी साधना की गति को बढ़ाएगी और उसे शुरुआती 5वें क्रम को तोड़ने में मदद करेगी। कुछ हफ्ते या 2 हफ्ते में मैं सफल हो जाऊंगा। मैंने जंगली समुद्री जादुई जानवरों से लड़ने का अनुभव हासिल करने के लिए साधना बंद कर दी है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। मैं वापस ऑटमिंग द्वीप जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ठीक है। आदित्य को नहीं लगता था कि लौरा उसके साथ जाने के लिए राजी होगी। वह सिर्फ विनम्रता से उससे पूछ रहा था। चलो ठीक है, जाओ। कुछ मिनट बाद आदित्य के साथ एक खूबसूरत महिला आई। आदित्य ने अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर अपने गीले कपड़े सुखाने में कामयाबी हासिल की, जबकि लौरा ने अपने कपड़े तुरंत सुखाने के लिए एक सरल तकनीक का इस्तेमाल किया। जब वे दोनों शहर के अंदर चले गए तो सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे। अब तक लॉस्ट पल शहर के सभी लोग आदित्य को जान चुके थे। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह खूबसूरत महिला कहाँ से आई है। यहाँ तक कि शीर्ष 3 क्रम के साधक भी लौरा की साधना को नहीं समझ सके, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि आदित्य के साथ चल रही महिला सरल नहीं थी। मुझे इस द्वीप पर एक को छोड़कर कोई भी एथर ड्रैगन नजर नहीं आ रहा है। क्या तुमने उन सभी को मार डाला? लौरा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। लौरा कभी लॉस्ट पल सिटी में नहीं आई, हालांकि यह शहर समुद्र के बहुत करीब था। हाँ, आदित्य ने ऐसे कहा जैसे उसने जो किया वह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे लौरा और भी अवाक रह गई। वह एथर ड्रैगन की आबादी जानती थी। डीप सी पैलेस ने कभी भी उन ड्रैगन को परेशान नहीं किया जो 1000 से ज़्यादा सालों से यहाँ रह रहे हैं। उसने नहीं सोचा था कि आदित्य उनकी 2/3 आबादी को मिटा देगा और ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि यह बहुत छोटी बात है। आप इन द्वीपों के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इसे स्टॉर्म आइल राजवंश को वापस करने जा रहे हैं? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 262 छाया संरक्षक आय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 262 छाया संरक्षक आय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप इन द्वीपों के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इसे स्टॉर्म आइल राजवंश को वापस करने जा रहे हैं? हाँ, वैसे हाल ही में मुझे कुछ खबर मिली है कि किसी ने ड्रैगन के लिए एक पवित्र भूमि बनाई है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? लौरा को ड्रैगन पैलेस में बहुत दिलचस्पी थी। अगर संभव हो तो वह ड्रैगन पैलेस को अपनी आंखों से देखना चाहती थी।
लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं था। मैंने ड्रैगन पैलेस बनाया है। ड्रैगन पैलेस स्टारिन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित स्थान है। लेकिन अगर मिस लॉरा चाहें तो मैं आपको अपने साथ ला सकता हूं और आपको इसका भ्रमण करा सकता हूं। लॉरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा महाराज। शायद किसी और दिन। डीप सी पैलेस में सब कुछ कैसा चल रहा है? आदित्य को अब तक पता चल गया था कि डीप सी पैलेस प्रतियोगिता की मेजबानी की तैयारी कर रहा होगा, जिससे ये तय होगा कि उनका अगला शासक कौन बनेगा। सभी प्रतिभागी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे। कुछ खास नहीं। पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर समय मैं अपने घर में ही खेती कर रहा था, लेकिन अगर कोई बड़ी या बहुत गंभीर बात होती तो मेरे लोग मुझे इसके बारे में बता देते। जानकर अच्छा लगा। वैसे क्या डीप सी पैलेस में माना पत्थर की खदानें हैं? आदित्य ये जानने की जिज्ञासा से खुद को रोक नहीं सका कि क्या डीप सी पैलेस में माना पत्थर की खदानें हैं। क्या महाराज को हमारे साम्राज्य की मैना स्टोन खदानों में कोई दिलचस्पी है? लॉरा ने स्टारिन साम्राज्य द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में सुना है। उसने आदित्य को दक्षिणी क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं कहा। मैं तो बस उत्सुक हूँ। अभी तक हमारी सभी माना पत्थर की आपूर्ति 9 माना पत्थर खानों द्वारा पूरी की जाती है, लेकिन हाल के एक अध्ययन के अनुसार डीप सी पैलेस के उत्तरी भाग में 5 या 7 और माना पत्थर की खदानें होनी चाहिए। जब आदित्य और लॉरा छोटी छोटी बातों पर बात कर रहे थे, तभी दूर से वॉटसन ने उन दोनों को देख लिया। महामहिम को एक और महिला के साथ देखकर, जो जूलिया और अन्य महिलाओं की तुलना में उतनी ही या उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, वॉटसन को आश्चर्य हुआ कि क्या महामहिम के ड्रैगन वंश में सुंदर महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोई गुप्त शक्ति है। बेशक ये सिर्फ वॉटसन के निजी विचार थे। वह अपने विचार कभी किसी से साझा नहीं करता, लेकिन यदि महाराज उससे विवाह भी कर लें तो भविष्य में महाराज को उत्तराधिकारी मिलने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। आदित्य और लॉरा के पास जाते हुए वाटसन ने मन ही मन सोचा, दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन के लिए वारिस पाना कितना मुश्किल था। ये जानने के बाद वाटसन भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया है। महामहिम के वारिस का निजी बटलर बनना उसका सपना रहा है। उसे लगा कि अगर आदित्य की कई पत्नियां होंगी तो उसके वारिस होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। वाटसन, इधर आओ, मैं तुम्हें लॉरा से मिलवाता हूँ। लॉरा, ये वाटसन है। वाटसन मेरा निजी बटलर है और ड्रैगन महल में सभी नौकरों का मुखिया भी है। इस महिला का नाम सुनकर वाटसन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लॉरा को इतनी खूबसूरत नहीं देखा था। वाटसन, तुम्हें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि वह कौन है। वाटसन ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार आदित्य ने महल में वापस आने पर वाटसन को लॉरा के बारे में बताया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपसे मिलकर खुशी हुई वाटसन। वैसे ही लेडी लॉरा। वाटसन ने विनम्रता से झुककर उनका अभिवादन किया। उसने अपनी छाती को थोड़ा नीचे करते हुए अपनी दाहिनी हथेली को अपनी छाती पर रखा। महाराज, पूरा खोया मोती शहर नियंत्रण में है। सब कुछ साफ कर दिया गया है और सभी एथर ड्रैगन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। अच्छा, महारानी को पत्र लिखकर सूचित करें कि वे इस शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजें। एक बार जब स्टॉर्म आइल राजवंश की सेना आकर कब्जा कर लेगी तो स्टारिन साम्राज्य खोया हुआ मोती शहर छोड़ देगा। चूंकि आदित्य अंत में इस शहर को महारानी को वापस करने वाला था, इसलिए उसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ अपनी सेना रखने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। यह महारानी का काम होना चाहिए। आदित्य ने अपने सैनिकों को यहाँ इसलिए खरीदा क्योंकि शहर में जो अराजकता थी उसके लिए वे ही जिम्मेदार थे। अब जब सैनिकों ने सब कुछ साफ कर दिया है और सभी को शांत करने और व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब हो गए हैं, तो उनका काम पूरा हो गया है। एक बार जब स्टॉर्म आइल राजवंश के सैनिक यहाँ आ जाएंगे तो स्टारिन सैनिक राजधानी शहर में वापस लौट जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। लगभग 20 मिनट बाद स्टॉर्म आइल राजवंश के सबसे मजबूत कमांडरों में से एक के नेतृत्व में 3000 सैनिकों की एक सेना, जो एक शुरुआती 4 क्रम का साधक था, लॉस्ट पल शहर में आया। कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से महारानी और स्टॉर्म आइल राजवंश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त किया। आदित्य जानता था कि कमांडर उसे धन्यवाद इसलिए दे रहा था क्योंकि वे समझ गए थे कि आदित्य का ऑटमिंग द्वीप पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने लॉस्ट पल सिटी और क्रिस्टल होल्म द्वीप पर नियंत्रण वापस करके ये साबित कर दिया। ठीक है सब लोग, अब वापस लौटने का समय हो गया है। ये कहते हुए आदित्य ने एक निश्चित दिशा में देखा। वह अभी भी एथर ड्रैगन लीडर की आभा को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि लीडर को अभी भी लियो द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। वॉटसन, तुम सबके साथ वापस आओ। मैं लियो की जांच करूंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। वॉटसन ने सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद वह और 1000 सैनिक लॉस्ट पल शहर से चले गए। महाराज, मैं भी विदा लेता हूं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। अगली बार तक। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने लॉरा को जाने से नहीं रोका। उनका रिश्ता लाभ के लिए गठबंधन से आगे नहीं बढ़ा। दोनों को अपने लाभ के लिए एक दूसरे की जरूरत थी। लेकिन वह कुछ महीने पहले की बात है। अब मेरा साम्राज्य काफी मजबूत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं डीप सी पैलेस साम्राज्य से निपट सकता हूं और उन्हें हरा सकता हूं। लेकिन मेरे साथ लॉरा जैसी मजबूत और बुद्धिमान सहयोगी होना कोई नुकसानदेह नहीं होगा।
लॉरा एक परिपक्व और बुद्धिमान व्यक्ति थी। इस तरह का व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ था। उसे सहयोगी के रूप में रखने से उसे केवल लाभ ही होगा। इसके अलावा स्टारिन साम्राज्य बहुत तेजी से विजय प्राप्त कर रहा है और विस्तार कर रहा है। अगर आदित्य की भविष्यवाणी के विपरीत कुछ हुआ तो कुछ शक्तिशाली सहयोगी होना अच्छा रहेगा। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर काले कपड़े पहने एक सामान्य आदमी सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के अंदर चला गया। गिल्ड के अंदर चलते हुए उस आदमी की मुलाकात महिला रिसेप्शनिस्ट से हुई। कैसे सर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? महिला रिसेप्शनिस्ट ने चेहरे पर पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं गिल्ड मास्टर से मिलना चाहता हूँ। ये कहते हुए उस आदमी ने एक सुनहरा सिक्का दिखाया जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। ये देखकर महिला रिसेप्शनिस्ट का उस आदमी के प्रति व्यवहार और भी सम्मानजनक हो गया। कृपया मेरे साथ आइए। महिला रिसेप्शनिस्ट के साथ जाने से पहले उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने देखा कि साहसी लोग आपस में बातें कर रहे थे। गिल्ड बिल्डिंग के अंदर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। बाएं कोने में कुछ साहसी लोग दूध वाली शराब पी रहे थे। कुछ साहसी दल मिशनों की जांच कर रहे थे, जबकि अन्य साहसी लोग आपस में या अन्य रिसेप्शनिस्टों से बात कर रहे थे। कोई भी साहसी उच्च श्रेणी का साहसी व्यक्ति गिल्ड मास्टर से मिल सकता है। गिल्ड मास्टर से मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। यही कारण है कि जब महिला रिसेप्शनिस्ट ने व्यक्तिगत रूप से एक साहसी व्यक्ति को गिल्ड मास्टर से मिलवाया तो किसी ने ज़्यादा नहीं सोचा। लकड़ी की सीढ़ियों से आगे गिल्ड मास्टर पहले कमरे में काम करता था। वहाँ कई अन्य कमरे थे जिनका उपयोग अन्य गिल्ड कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अन्य कमरों की तुलना में वह कमरा जहाँ गिल्ड मास्टर काम करता था 3 गुना बड़ा और अधिक आलीशान था। गिल्ड मास्टर के कमरे की ओर जाते समय महिला रिसेप्शनिस्ट ने कुछ अन्य लोगों का अभिवादन किया जो उसके सहकर्मी और मित्र थे। दस्तक, यह क्या है? गिल्ड मास्टर रूम से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। गिल्ड मास्टर, स्टारिन साम्राज्य से कोई आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर आने दें। क्लिक करें। महिला रिसेप्शनिस्ट ने उस आदमी को कमरे में घुसते देखा। जब दरवाज़ा बंद हो गया तो उसने और इंतज़ार नहीं किया। वह काम जारी रखने के लिए पहली मंजिल पर वापस चली गई। इस बीच उस आदमी ने अपने भंडार से एक पत्र निकाला। बिना कुछ कहे वह गिल्ड मास्टर के पास गया जो उसके चेहरे को देख रहा था। ऐसा लगता है कि गिल्ड मास्टर को उसमें बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उसका भाव तटस्थ रहा, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने चुपचाप पत्र को गिल्ड मास्टर के सामने टेबल पर रख दिया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। गिल्ड मास्टर ने पत्र लिया और फिर उस आदमी को देखा जो कमरे से बाहर चला गया। इस पूरे समय उन दोनों में से किसी ने भी कोई शब्द नहीं बोले। ये पहली बार नहीं था जब उस आदमी ने गिल्ड मास्टर को पत्र दिए थे, और यह पहली बार नहीं था जब गिल्ड मास्टर ने इस आदमी को देखा था। आदमी के बाहर जाने के बाद गिल्ड मास्टर ने पत्र को देखा और जोर से सोचा। ऐसा लगता है कि स्टारिन साम्राज्य को एक और पत्र दिया जाएगा। कुछ महीने पहले गिल्ड नेता ने उन सभी को एक बैठक के लिए बुलाया। उस बैठक में एलिसिया ने गिल्ड मास्टर से उन पत्रों को पहुंचाने के लिए कहा जो स्टारिन साम्राज्य के गुप्त जासूसों द्वारा उन्हें दिए जाएंगे। कुछ ही मिनटों में पत्र स्टारिन साम्राज्य की राजधानी में पहुंच गया। टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके पत्र को एज्योर शहर में भेजा गया। पत्र प्राप्त करने के बाद गिल्ड मास्टर, जो कि सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी शाखा गिल्ड का प्रभारी था, ने गिल्ड के सबसे भरोसेमंद सदस्यों में से एक को ड्रैगनियन में से एक को पत्र पहुंचाने का आदेश दिया। ड्रैगनियन से पत्र छाया संरक्षकों के नेता के हाथों में पहुंच गया। तीसरे डिवीजन के कप्तान स्टारिन साम्राज्य के सभी हत्यारों और जासूसों के नेता नाथन ओवन के हाथों में थे। पत्र खोलकर नाथन ने पत्र पढ़ना शुरू किया जो उनकी विशेष कोडित भाषा में लिखा गया था। नाथन जितना अधिक पढ़ता गया उसका भाव उतना ही बदलता गया। अंत में छाया संरक्षक की आंखों में ठंडक एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अपने दिल में भारी मात्रा में क्रोध और गुस्सा लिए नाथन चुपचाप ड्रैगन पैलेस चला गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 263 छाया संरक्षक 2 एक नई शुरुआत। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 263 शैडो गार्जियन 2 एक नई शुरुआत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम बचे हुए एथर ड्रैगन्स के साथ क्या करना चाहते हो? आदित्य ने अपने सामने बैठे आदमी से पूछा। फिलहाल वे दोनों ड्रैगन पैलेस में वापस आ चुके थे। आदित्य और लियो दोनों मीटिंग कर रहे थे। उसे लगा कि उसे लियो से बात करनी चाहिए। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया। लिंकन को मारने के बाद से ही वह ऐसा ही है। उसने किसी से बात नहीं की। मौजूदा लियो खोया हुआ लग रहा था। सिर्फ 8 महीनों में उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर लिया था, जो कि अपने माता पिता की मौत का बदला लेना था।
अब जब उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था तो वह खोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह भविष्य में क्या करेगा। आदित्य ने लियो के जवाब का इंतजार किया। कुछ मायनों में आदित्य और लियो की स्थिति बहुत समान थी। दोनों ही अपने अपने परिवारों से नफरत करते थे। चाहे उसने जो भी फैसला किया हो, आदित्य उसका साथ देगा क्योंकि वह स्टारिन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लियो में 7 जनरलों से भी ज्यादा ताकतवर बनने और आदित्य के बाद स्टारिन साम्राज्य की दूसरी सबसे मजबूत ताकत बनने की क्षमता थी। 10 मिनट की चुप्पी के बाद लियो ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसने आखिरकार आदित्य की आंखों में देखा। मुझे एथर ड्रैगन से सबसे ज्यादा नफरत करनी चाहिए, फिर भी मैं खुद को ये कहने के लिए तैयार नहीं कर सकता कि तुम उन सभी को मार डालो। मैं अभी भी एथर ड्रैगन से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। मेरे पिता को बहुत दुख होगा अगर उन्हें पता चले कि उनके बेटे की हरकतों के कारण उनका एथर ड्रैगन कबीला खत्म हो गया है। इसलिए मेरा जवाब है कि उन्हें मत मारो, उन्हें जीने दो। आदित्य को जवाब न देते देख लियो थोड़ा चिंतित हो गया। वह स्पष्ट रूप से समझता है कि एथर ड्रैगन्स जो कर रहे थे उससे ड्रैगन सम्राट नाराज हो गया था। ड्रैगन सम्राट के ड्रैगनियन के रूप में लियो अपनी राय व्यक्त करने के लायक भी नहीं है, फिर भी आदित्य उसे अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति देता है। लियो को वास्तव में उम्मीद थी कि आदित्य सभी एथर ड्रैगन्स को नहीं मारेगा क्योंकि यह निस्संदेह उसके पिता की इच्छाओं के खिलाफ होगा। आदित्य 10 सेकंड से ज्यादा समय तक लियो से नजरें मिलाता है। उन लाल रत्नों को देखकर लियो को ऐसा लगता है जैसे वह ड्रैगन के सामने चींटी हो। उनके बीच कोई तुलना ही नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उसे डरा सकता है और वह है ड्रैगन सम्राट। आदित्य ने चेहरे पर मुस्कान लाकर गंभीर माहौल को तोड़ा। इससे लियो उलझन में पड़ गया। मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। लियो अब बहुत उलझन में लग रहा था। तुम्हें बस मुझे हर एक एथर ड्रैगन को मिटा देने के लिए कहना था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बदला लेने की भावना को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया और अपने फैसले को प्रभावित नहीं होने दिया। इसके बजाय तुमने अपने पिता की इच्छा के लिए अपना बदला त्यागने का फैसला किया। मैं तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करता हूँ। तुम इतने युवा हो फिर भी तुम्हारा काम इतना परिपक्व है। मैं प्रभावित हूँ। लियो ने बड़ी तस्वीर को देखा जो ये तथ्य था कि उसके पिता एथर ड्रैगन्स के नेता थे और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था कि एथर ड्रैगन्स कभी भी खतरे में न हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे राजा, मुझे डर है कि आप मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हैं। मैंने लिंकन को मारकर अपना बदला ले लिया है। अन्य एथर ड्रैगन्स का मेरे माता पिता की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वे निर्दोष हैं। जब हम छोटे थे तब उन्होंने मुझे और मेरी बहन को परेशान किया था, इसलिए मैं अब भी उनसे नफरत करता हूँ। लेकिन मैं उनसे इतनी नफरत नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा न करूं जिससे मेरे पिता की सारी मेहनत बेकार हो जाए। आदित्य ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बहन को स्काई के साथ खेलना चाहिए। तुम्हें उससे मिलना चाहिए और उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। सत्ता पाने की कोशिश में इन दिनों तुम अपनी बहन की बहुत उपेक्षा कर रहे हो। अभी उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लियो आदित्य की बात समझ गया। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। एक और बात, उससे मिलने से पहले अपने शरीर को साफ करना मत भूलना। मुझे नहीं लगता कि उसे यह बताने की कोई ज़रूरत है कि आज क्या हुआ है। वह इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत छोटी है। उसे अपने बचपन का आनंद लेने दो। आदित्य ने फिर लियो को अनदेखा किया और अपनी काली तलवार निकाली। उसने पूरे ध्यान से उस पर रून बनाना शुरू कर दिया। लियो ने आदित्य को कुछ सेकंड तक घूरा और फिर अपना शरीर 90 डिग्री पर मोड़ लिया। महाराज, आपने मेरे और मेरी बहन के लिए जो कुछ किया है उसका मैं कभी भी ऋण नहीं चुका सकता। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आदित्य ने जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया। तुम दोनों को मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन महल हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तुम्हारी छोटी बहन भी मेरी अपनी बहन की तरह है। कुछ मायनों में वह स्टारिन साम्राज्य की राजकुमारी है। हालांकि आदित्य ने यह बात परोक्ष रूप से नहीं कही थी, लेकिन वह ये बता रहा था कि लियो स्टारिन साम्राज्य का अनौपचारिक राजकुमार है। लियो समझ गया कि आदित्य परोक्ष रूप से उसे क्या संकेत दे रहा था। आदित्य ने उन्हें एक नई पहचान और नया घर दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नई शुरुआत दी। यह महसूस करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह व्यक्ति जिसने इन 8 महीनों में कभी आंसू नहीं बहाए आखिरकार टूट गया। चुपचाप उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन हर बार की तरह इस बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसके चेहरे पर भावनाएं थीं। उसके दिल में बंद भावनाएं बाहर निकलने लगीं। स्टारिन साम्राज्य के राजकुमार को आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। लोग सोचेंगे कि ड्रैगन सम्राट का छोटा भाई कमजोर है। अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। युवा एथर ड्रैगन की बदला लेने की कहानी खत्म हो गई है। अब एक नई कहानी शुरू होगी और स्टारिन राजकुमार उसका हिस्सा होगा। ये शब्द काफी थे। लियो लगभग आदित्य को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसके लिए ड्रैगन सम्राट का छोटा भाई होने की मान्यता पाना ही काफी है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार फिर सिर झुकाने के बाद लियो आखिरकार चला गया। जैसे ही लियो ने दरवाजा बंद किया, आदित्य ने अपनी बात कहने से पहले हल्का सा मुस्कुराया। लियो की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। पहले वह बदला लेने वाले की जिंदगी जीता था, अब उसे स्टारिन राजकुमार की जिंदगी जीनी होगी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। लियो के जाने के कुछ सेकंड बाद आदित्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जैसे ही उसने अपना सिर दाईं ओर घुमाया। नाथन, अब तुम बाहर आ सकते हो। अचानक छाया से एक आकृति उभरी और आदित्य के पीछे घुटनों के बल बैठ गई। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या खबर है, नाथन? नाथन आदित्य से मिलने तभी आता था जब उसके पास कोई महत्वपूर्ण खबर होती थी जिस पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। अन्यथा वह ज्यादातर छोटी छोटी बातें स्पेंसर या वॉटसन को बताता था। महाराज, खबर बहुत गंभीर है। लगता है दक्षिणी क्षेत्र में एक बार फिर खूनी युद्ध होने वाला है। ये सुनकर आदित्य ने अपना पूरा ध्यान नाथन पर केंद्रित कर दिया। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। 7 महान सम्राटों ने हाथ मिला लिया है और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक गठबंधन बनाया है। हमारे जासूसों ने 7 साम्राज्यों में से कुछ को अपनी सेना को स्थानांतरित करते हुए देखा है। पिछले हफ्ते महासागर धुंध साम्राज्य ने एक विदेशी साम्राज्य से 100 बर्फ तोपें खरीदी। अन्य साम्राज्य भी अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने में कितना समय है? शायद 3 सप्ताह या शायद उससे भी कम। इस पूरी स्थिति के स्टारिन साम्राज्य और ड्रैगन सम्राट के लिए गंभीर खबर बनने का कारण कई कारक हैं। सबसे पहले 7 महान महासागरीय साम्राज्य बहुत मजबूत समुद्री सेना थे। चूंकि दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य को खत्म करने के बाद वे आसानी से स्टारिन साम्राज्य के क्षेत्र को दोनों तरफ से घेर सकते थे और स्टारिन साम्राज्य के क्षेत्र को दबा सकते थे। इससे स्टारिन साम्राज्य का व्यापार बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने का विकल्प भी बंद हो जाएगा, क्योंकि 7 महान महासागरीय साम्राज्यों के पास कुछ ऐसा है जो टेलीपोर्टेशन सरणी को काम करने से रोक सकता है। अभी पूर्व सम्राट की मृत्यु ने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य को आंतरिक रूप से विभाजित कर दिया है। शाही परिवार और शाही परिवारों का समर्थन करने वाले शक्तिशाली रईस सभी एक दूसरे के साथ संघर्ष में प्रवेश कर गए हैं। इससे सिंहासन खाली हो गया और उनका नेतृत्व करने वाले सम्राट के बिना उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य 7 महासागरीय साम्राज्यों की संयुक्त शक्ति के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। एक बार जब वे उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं तो वे आसानी से स्टारिन साम्राज्य के क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं। अगर वे हमला नहीं भी करते तो भी स्टारिन साम्राज्य पर लगातार हमले का खतरा मंडराता रहता। महासागरीय सेनाएं जब भी चाहें हमला कर सकती हैं और 7 महासागरीय साम्राज्यों की संयुक्त सेनाएं, आदित्य को यकीन नहीं है कि वह उन्हें रोक पाएगी। महासागरीय सेनाएं जो कर रही थीं वह स्टारिन साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 264 प्रेम युद्ध है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 264 प्यार युद्ध है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पाठक जेको 323 को विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस उपन्यास को 15,000 सिक्कों के मूल्य का स्वर्ण गचापोन उपहार में दिया। नाथन, क्या तुम कृपया मेरे लिए स्पेंसर को बुला सकते हो? मुझे लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री को ये सुनने की ज़रूरत है। उनकी राय हमारी मदद करेगी। स्पेंसर एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक है। स्टारिन साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में वह ये जानने और इस पूरे मामले पर अपनी राय देने का हकदार है। नाथन ने अपना सिर हिलाया। अगले ही पल वह हवा की तरह गायब हो गया। आदित्य अपने निजी अध्ययन कक्ष में बैठा रहा। वह पूरी स्थिति पर गहराई से विचार कर रहा था। स्टारिन साम्राज्य जितना अधिक फैलेगा, भविष्य में स्टारिन साम्राज्य के उतने ही अधिक दुश्मन होंगे। स्टारिन साम्राज्य के लिए हर कुछ महीनों में युद्ध होना एक बहुत ही सामान्य बात हो गई है। इन पिछले कुछ लोगों के साथ आदित्य ड्रैगनियन की संख्या बढ़ाता जा रहा है। अब स्टारिन साम्राज्य में हर शहर, हर कस्बे और हर गांव की रक्षा ड्रैगनियन द्वारा की जाती थी। ड्रैगनियन साम्राज्य के भीतर हर एक बस्ती में फैले हुए थे। शहरों की रक्षा पीक 3 ऑर्डर या मिड 3 ऑर्डर ड्रैगनियन द्वारा की जाती थी। कस्बों की रक्षा पीक 2 ऑर्डर या शुरुआती 3 ऑर्डर ड्रैगनियन द्वारा की जाती थी, जबकि गांवों की रक्षा नए ड्रैगनियन द्वारा की जाती थी जो अभी दूसरे क्रम में पहुंचे थे। स्टारिन साम्राज्य में वर्तमान में ड्रैगनियन की संख्या 11,000 से अधिक है। 11,000 में से उनमें से 1,000 से भी कम लोग तीसरे क्रम के शिखर तक पहुंचने में सफल रहे थे। ज्यादातर ड्रैगनियन दूसरे क्रम के साधक थे। एक बात ध्यान देने योग्य है, लियो सबसे मजबूत और सबसे प्रतिभाशाली ड्रैगनियन था, जबकि वॉटसन आदित्य का पहला ड्रैगनियन था। बाहरी दुनिया की नज़र में स्टारिन साम्राज्य बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती कर रहा है। यहाँ तक कि जो सैनिक कभी दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के लिए काम करते थे, वे भी अब गर्व से स्टारिन साम्राज्य के लिए काम करते हैं। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के पिछले सेनापति जिन्होंने स्टारिन साम्राज्य की मदद की थी, अब कुलीन बन गए हैं। आदित्य ने उन्हें जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और अपने क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दिया है।
साम्राज्य की वर्तमान संरचना बहुत स्थिर थी। कल अगर आदित्य अचानक गायब हो जाए तो भी ग्रह युद्ध छिड़ने की संभावना शून्य के बराबर है। स्टारिन साम्राज्य ड्रैगन्स का घर बन गया है। ड्रैगन वंश की एक भी बूंद रखने वाले किसी भी प्राणी का स्टारिन साम्राज्य में स्वागत किया जाता है। नागरिकों के लिए कभी कभी ड्रैगन्स को देखना बहुत सामान्य बात है। इससे पहले स्टॉर्म एम्पायर और एजलेस आइलैंड्स एम्पायर ने दक्षिणी फायर ड्रैगन एम्पायर के साथ गठबंधन किया था, जबकि मिस्ट ओशन और क्लाउड अर्थ एम्पायर ने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन एम्पायर के साथ गठबंधन किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 4 एम्पायर अन्य 3 महासागरीय साम्राज्यों के साथ हाथ मिलाएंगे। ऐसा क्या हो सकता है कि ये 7 एम्पायर अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर हाथ मिला लें? जवाब बहुत आसान था। उन्हें ज़मीन नहीं चाहिए थी, उन्हें मैना स्टोन चाहिए थे। दक्षिणी क्षेत्र मैना स्टोन खदानों से भरा हुआ है। पहले सभी 7 महासागर साम्राज्य अपने मन पत्थरों की आपूर्ति के लिए दोनों ड्रैगन साम्राज्यों पर निर्भर थे, लेकिन अब वे दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए उत्तरी फ्रॉस्ट साम्राज्य की अराजक स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। आदित्य उनके उद्देश्य और उनकी रुचि को समझ सकता है। समस्या यह है कि 7 साम्राज्यों की संयुक्त शक्ति स्टारिन साम्राज्य के लिए भी बहुत अधिक है। आदित्य को यह भी यकीन नहीं था कि वह सभी 7 साम्राज्यों के 5वें क्रम के सभी साधकों का मुकाबला कर सकता है या नहीं। चाहे मैं अपने आंकड़े बढ़ाने वाले कौशल का उपयोग करने के बाद कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाऊं, दिन के अंत में मैं अभी भी एक मध्य तीसरे क्रम का साधक हूं। जब 10 या 15 5वें क्रम के साधकों से घिरा हुआ हो तो मैं भी पीछे रह जाऊंगा। उनके पास जो शक्तिशाली घेराबंदी के हथियार हैं उनका तो कहना ही क्या। इस युद्ध में दक्षिणी क्षेत्र की भूमि को भारी नुकसान होगा। अंत में चाहे कोई भी पक्ष जीत जाए, भूमि को भारी नुकसान होगा और लाखों लोग भूखे मरेंगे या बेघर हो जाएंगे। हालांकि आदित्य ने दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने नागरिकों को उनके संघर्ष से दूर रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है। उसने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी नागरिक को नुकसान न पहुंचाए। इस आदेश को तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब मेरे पास 2 विकल्प बचे हैं। दस्तक नहीं, दस्तक देनी होगी। अंदर आ जाओ, हमें बात करनी होगी। दरवाज़ा खोलते हुए स्पेंसर और नाथन अंदर चले गए। आदित्य ने उन दोनों को अपने सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। नाथन, क्या तुमने स्पेंसर को स्थिति समझा दी? नाथन ने अपना सिर हिलाया। स्पेंसर, इस पूरी स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? आदित्य ने पूछा। महाराज, मैं कहूंगा कि इस स्थिति में हम 7 साम्राज्यों को दक्षिणी क्षेत्र में आने से भी रोक सकते हैं। 7 साम्राज्यों की संयुक्त शक्ति कुछ ऐसी है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि इतनी बड़ी सैन्य शक्ति दक्षिणी क्षेत्र पर युद्ध शुरू करती है तो पूरा क्षेत्र अराजकता में आ जाएगा। लाखों लोग स्टारिन साम्राज्य के क्षेत्र में भाग जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और लाखों लोग पीड़ित होंगे। अंत में दक्षिणी क्षेत्र अराजकता की बंजर भूमि बन जाएगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा सुझाव है कि इससे पहले कि 7 साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र में आ सकें, हम उनके लिए अवरोध उत्पन्न कर दें। अवरोध? नाथन और स्पेंसर ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। मुझे समझाओ। अशुद्धता के साधक संघ 7 साम्राज्यों में फैले हुए हैं। हम आसानी से पश्चिमी क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते हैं और आपस में लड़ाई शुरू कर सकते हैं। आदित्य 7 साम्राज्यों का ध्यान भटकाना चाहता था और उनके गठबंधन में दरार डालना चाहता था। इससे दक्षिणी क्षेत्र को ज्यादा समय मिलेगा और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों या शायद अगले कुछ दशकों तक 7 साम्राज्य व्यस्त रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद उनके बीच गठबंधन भी टूट जाएगा। अगले कुछ घंटों तक आदित्य, स्पेंसर और नाथन आदित्य के निजी अध्ययन कक्ष में रहे। तीनों ने कई तरह की बातें की। 4 घंटे बाद स्पेंसर और नाथन आदित्य के निजी अध्ययन कक्ष से चले गए। आदित्य दूसरों के साथ खाना खाने चला गया। खाने की मेज पर आदित्य और दूसरे लोग लियो में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। पहली बार सभी ने उसे खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। उसके चेहरे पर से ठंडापन गायब हो गया था। अब वह एक अलग ही इंसान लग रहा था। उसके चारों ओर जो अंधेरा आभा थी उसकी जगह एक चमकीली खुशनुमा आभा ने ले ली थी। इस बदलाव से सबसे ज्यादा खुश लियो की छोटी बहन क्लारा थी। जूलिया भी बहुत खुश दिख रही थी क्योंकि वह महीनों से लियो में बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। जूलिया को लियो की इतनी परवाह क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। उनमें से एक कारण यह है कि जब वह और आदित्य लियो और उसकी छोटी बहन से मिले थे तो वह अपने तरीके से उनकी मदद करना चाहती थी। दूसरा कारण, इतने महीनों तक एक ही महल या महल में रहने से जूलिया क्लारा और लियो के करीब आ गई है। लियो उसके छोटे भाई की तरह था। जूलिया क्लारा और लियो को अपने भाई बहन के रूप में देखने लगी थी। अपने छोटे भाई के इस तरह के आदमी बनने की कल्पना करना उसे दुख पहुंचाता है। और तीसरा कारण आदित्य से जुड़ा हुआ है। वह जानती थी कि आदित्य ने लियो को अपने छोटे भाई के रूप में पहचान लिया है, हालांकि इसे अभी तक आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। आदित्य की भावी पत्नी के रूप में उसे अपने पति के भाई के साथ दयालुता से पेश आने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। अगले हफ्ते से लियो स्कूल जाना शुरू कर देगा। लियो, तुम्हें मेरे फैसले पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। क्लारा इस खबर से बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लियो धीमी आवाज में बड़बड़ाता हुआ दिख रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है,
आदित्य समझ सकता है कि लियो को अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं था। दबाव ने उसे बहुत कम उम्र में ही परिपक्व व्यक्ति बनने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि इस परिपक्वता के अपने फायदे थे, लेकिन कुछ मामलों में, खासकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ बातचीत करते समय, लियो को ये बहुत उबाऊ लगता था। उसकी उम्र के लगभग सभी रईसों के बच्चे अपने जीवन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन बच्चों को वह बोझ नहीं उठाना पड़ता था जो वह अपने कंधों पर उठाता था। ये तुम्हारे भले के लिए है। सामाजिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। यदि तुम सामाजिकता नहीं करोगे तो तुम संचार कौशल विकसित नहीं कर पाओगे। संचार कौशल के बिना तुम एक महान व्यक्ति नहीं बन सकते। कौन जानता है, स्कूल जाकर शायद तुम्हें अपने जीवन का प्यार भी मिल जाए। आदित्य ने मजाकिया अंदाज में आखिरी हिस्सा जोड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लियो सचमुच शर्मा जाएगा। ये देखकर क्लारा को छोड़कर सभी लोग बहुत हैरान हुए। ओह हे भगवान, ऐसा लगता है कि हमारे लियो को पहले से ही कोई मिल गया है। लियो, अगर तुम्हें कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बड़ी बहन के पास आने में संकोच न करें। बड़ी बहन हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। रिया, एलिसिया, जूलिया, वॉटसन, नाथन, स्पेंसर, एम्बर, स्कॉट, जोश, एलेनोर, टायलर, हेनरी और आदित्य सभी लियो को देखकर मुस्कुराए। मुझे कोई नहीं मिला। लियो ने अपनी आवाज़ ऊंची करके इनकार किया, लेकिन वह किसी के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बजाय उसका चेहरा और भी लाल हो गया, यहाँ तक कि उसके कान भी लाल हो गए थे। भाई, झूठ मत बोलो। कुछ हफ्ते पहले मैंने तुम्हें सर मार्विन सर्लिस की बेटी को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए देखा था। क्लारा की बातें सुनकर आदित्य ने भौहें ऊपर उठाईं। फिर उसने लियो की तरफ देखा। उसके सिर से भाप निकल रही थी। उसका सिर टमाटर की तरह लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह शर्मिंदगी से मर जाएगा। ड्यूक सर्लिस की बेटी। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बेटी या ड्यूक सर्लिस के परिवार के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला था। ड्यूक सर्लिस हमेशा इतने गंभीर रहते हैं कि उनके साथ घुलना मिलना मुश्किल है। आजकल सभी रईसों के बच्चे आदित्य द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़ते हैं। एजोर शहर में बहुत से विदेशी राजघरानों, राजवंशों और साम्राज्यों ने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लियो ने ड्यूक सर्लिस की बेटी को देखा था जो लियो की बहन से एक कक्षा ऊपर थी। अगर मुझे सही से याद है तो सर सर्लिस की बेटी बहुत खूबसूरत है। वह अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो हमेशा गंभीर रहते हैं। कहा जाता है कि वह वसंत की तरह कोमल है, फिर भी जब वह क्रोधित होती है तो निर्दयी हो जाती है। आदित्य को यह भी याद आया कि किसी ने उससे कहा था कि ड्यूक सर्लिस के विपरीत, जिसका चेहरा शेर जैसा था, उसकी बेटी का चेहरा पूरी तरह से इंसान जैसा दिखता था। ड्यूक सर्लिस स्तारिन साम्राज्य का बहुत करीबी सहयोगी है। यहाँ तक कि जब स्तारिन साम्राज्य के पास कुछ भी नहीं था, तब भी वह व्यक्ति राज्य और सिंहासन के प्रति वफादार रहा। अगर ड्यूक के पद से ऊपर कोई पद होता तो मैं उस व्यक्ति को वह पद दे देता। मुझे लगता है कि लियो की शादी उसकी बेटी से करवाना एक बेहतरीन विकल्प होगा, लेकिन पहले मुझे उससे इस बारे में बात करनी होगी और कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी राय लेनी होगी। ड्यूक सर्लिस आदित्य के आदेश की अवहेलना करने के बजाय मरना पसंद करेगा। उसकी वफादारी ऐसी चीज़ थी जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। ड्यूक सर्लिस और ड्यूक ज़ेन केवल दो रईस हैं जिन पर आदित्य को इतना भरोसा था कि उसने उन्हें किसी आत्मा बाध्यकारी अनुबंध से नहीं बांधा। आदित्य जानता था कि दोनों ड्यूक दुश्मन को जानकारी लीक करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो सर सर्लिस ने एक बार मुझसे कहा था कि कई रईसों ने उनकी बेटी का हाथ मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आदित्य ने लियो की तरफ देखा जो भी उसकी तरफ देख रहा था। सर सर्लिस चाहते हैं कि उनका दामाद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहादुर, साहसी, मजबूत और न्यायप्रिय हो। अगर कोई इन सभी शर्तों को पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसे ड्यूक सर्लिस की बेटी से शादी करने का मौका मिलेगा। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहे, उसने और दूसरों ने लियो की गहरी नीली पुतली को दृढ़ संकल्प की ज्वाला में जलते देखा। कम से कम उसे ऐसी चीजें तो मिल गई हैं जो उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। आदित्य लियो के दृढ़ चेहरे को देखकर मुस्कुराया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पाठक जेको 323 को विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस उपन्यास को 15,000 सिक्कों के मूल्य का स्वर्ण गचापोन उपहार में दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 265 51 मिलियन युग। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 265 51 मिलियन जॉब। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर सर्लिस चाहते हैं कि उनका दामाद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहादुर, साहसी, मजबूत और न्यायप्रिय हो। अगर कोई इन सभी शर्तों को पूरा करने में सफल हो जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसे ड्यूक सर्लिस की बेटी से शादी करने का मौका मिलेगा। बेशक आदित्य ये सब बना रहा था,
लेकिन ड्यूक सर्लिस के चरित्र को देखते हुए उसे 100% यकीन था कि वह अपने भावी दामाद में ये गुण चाहेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सर्लिस अपनी बेटी की शादी किसी कमज़ोर का ऐसे करे। मेरा भाई साहसी और बहुत मजबूत है। वह कमज़ोरों के प्रति दयालु है। वह मानदंडों पर पूरी तरह खरा उतरता है, क्लारा ने उत्साहित स्वर में कहा। ये देखकर दूसरे लोग बस मुस्कुराए और कोई टिप्पणी नहीं की। सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ड्रैगन पैलेस में इस छोटी लड़की की उपस्थिति ने चीज़ों को रोशन कर दिया है। अपने माता पिता को खोने और अपनी मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर होने के बावजूद क्लारा का व्यक्तित्व अभी भी मासूम और दयालु बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि लियो अपनी बहन के लिए कितना बोझ उठा रहा था। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, उसने अपनी बहन की मुस्कान नहीं खोने दी। वैसे मुझे सबको कुछ बताना है। सबने जूलिया की ओर देखा। यह क्या है? कल मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई ड्रैगन पैलेस आने की योजना बना रहे हैं। सच में? आदित्य बहुत गंभीर हो गया। ये पहली बार था जब जूलिया के माता पिता उनसे मिलने जा रहे थे। हाँ, जूलिया ने उसकी शंका की पुष्टि की। आदित्य ने वॉटसन की ओर देखा। भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने तुरंत ही अपना काम समझ लिया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। आप चिंता न करें महाराज, मैं उनकी पसंद के अनुसार सब कुछ तैयार कर दूंगा। बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। पिताजी और माताजी कब आएंगे? शाम। ठीक है, एड्स बाय पब फ्यूचर। रात के खाने के बाद आदित्य अपने बेडरूम में वापस चला गया। वॉटसन जूलिया के माता पिता के आगमन की तैयारी करने चला गया। लियो, जूलिया और क्लारा के बेडरूम में गए। समय समय पर जूलिया, एलिसिया और रिया क्लारा को उसके होमवर्क में मदद करती हैं। चूंकि लियो स्कूल में शामिल होने जा रहा था, इसलिए जूलिया उसे कुछ किताबें देने की योजना बना रही थी जो उसकी मदद करेंगी। स्काई नाम का आधा भेड़िया भी क्लारा और अन्य लोगों के साथ गया। रात के खाने के बाद रिया ने टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल टेरन की ओर वापस जाने के लिए कहा। उसे कुछ काम निपटाना था। एलिसिया अपने बेडरूम में वापस चली गई और साधना शुरू कर दी। इन दिनों देवी ने अपनी साधना पर ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि वह आदित्य पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जहां तक सातों जनरलों की बात है, नाथन को छोड़कर सभी अपने अपने कमरों में वापस चले गए। आदित्य के आदेश का पालन करते हुए उसने मिस्ट ओशन एम्पायर में टेलीपोर्ट करने के लिए सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड का इस्तेमाल किया। जहां तक अन्य लोगों की बात है, अपने कमरों में लौटने के बाद जूलिया द्वारा उनके लिए बनाई गई गोलियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने साधना शुरू कर दी। योजक चिन्ह। डाइंग आइल महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। नाथन अपने राजा के आदेश का पालन करते हुए ब्लेजिंग स्वॉर्ड सिटी नामक शहर में टेलीपोर्ट हो गया। ब्लेजिंग स्वॉर्ड सिटी एक छोटे से द्वीप पर बनाया गया था जिस पर कोबोल्ड्स का कब्जा हुआ करता था। कोबोल्ड को हराने के बाद शहर का निर्माण किया गया। शहर का नाम उस तलवार के नाम पर रखा गया था जिसका इस्तेमाल हीरो ने हाफ ड्रैगन कोबोल्ड को मारने के लिए किया था। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि यह हीरो कौन है। शहर के लोग उस आदमी को अपना हीरो कहने लगे क्योंकि उसने उन्हें एक नया घर दिया था। ये लगभग 1000 साल पहले हुआ था। आज भी एक रहस्यमय नायक द्वारा आधे ड्रैगन कोबोल्ड को धधकती तलवार से हराने की कहानी धधकती तलवार शहर के नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। शहर की आबादी 430-567 थी। स्थानीय लोग ज्यादातर मछली पकड़कर या खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। नायक की कहानी के अलावा इस शहर में कुछ खास नहीं था। खैर, रईसों की नज़र में यही मामला था, लेकिन आम लोगों के लिए ये शहर रहने के लिए एक आदर्श जगह थी। हर साल कई आम लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि इस शहर पर शासन करने वाला गवर्नर भी अपने लोगों के प्रति बहुत दयालु था। टैक्स बहुत कम था और शहर में अपराध दर भी उतनी अधिक नहीं थी। नाथन सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड शाखा कार्यालय से बाहर चला गया। उसने सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड शाखा कार्यालय के टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग इस शहर में किया। इस तरह नाथन को शहर में प्रवेश करने की कोशिश में नकली पहचान बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह सीधे शहर के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। गिल्ड शाखा कार्यालय से बाहर निकलते हुए नाथन सड़कों पर चलना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर भूरे रंग के गंदे लबादे से ढका हुआ था। हुड ने उसके चेहरे को ढक रखा था। 20 मिनट से ज्यादा चलने के बाद नाथन उस जानी पहचानी गली को खोजने में कामयाब हो गया। ये गली बिल्कुल आम सी लग रही थी। गंदी गली में चलते हुए नाथन ने पाया कि गली में 10 से 15 बेघर लोग बैठे हुए हैं। नज़दीक से देखने पर उसने देखा कि जैसे ही वह इस गली में पहुंचा, उन सभी बेघर लोगों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया हुआ था। चुपके से इन बेघर लोगों ने अपने चाकू निकाल लिए थे। गली के रखवाले, उनका काम किसी भी घुसपैठिए को चुप कराना है जो संगठन के बारे में जानकारी पा सकता है और जांच करने के लिए यहाँ आया है। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ये दुबले पतले और गंदे दिखने वाले बेघर लोग वास्तव में प्रशिक्षित हत्यारे हैं। गुलाम के रूप में बेचे जाने से पहले नाथन ने एक हत्यारे के रूप में काम किया। इस हत्यारे के करियर में नाथन ने एक निश्चित शक्तिशाली हत्यारे संगठन का नाम सुना है, एड्स बाय पब फ्यूचर। उस संगठन के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शक्तिशाली था कि अंडरवर्ल्ड में उसे सबसे भयानक और घातक संगठन माना जाता था। इस रहस्यमयी संगठन का कोई नाम नहीं था, बल्कि संगठन का नाम सिर्फ संगठन के सदस्यों को ही पता था।
संगठन की सफलता दर 100% थी। संगठन के निशाने से कोई नहीं बच सकता था। बिना कुछ कहे नाथन ने एक शाही सोने का सिक्का निकाला और उसे धीरे से बेघर लोगों में से एक पर फेंक दिया। गुप्त हत्यारे ने शाही सोने का सिक्का पकड़ लिया और फिर नाथन की ओर देखा। मेरे पास नौकरी का अनुरोध है। इस समय नाथन सावधान था। उसे पता था कि अगर इन लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी भी संदिग्ध बात लगी तो वे उसे मार गिराएंगे। हालांकि नाथन को इस्तारिन साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली सेनापति माना जाता है, फिर भी अगर उस पर यहाँ हमला हुआ तो वह बच नहीं पाएगा। कौन सा अनुरोध? लक्ष्य कौन है? नाथन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक कागज निकाला और उसे बेघर लोगों में से एक पर फेंक दिया। सफ़ेद कागज को पकड़कर लक्ष्य का नाम लिखने के बाद वे सभी चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। ये बहुत महंगा होने वाला है। क्या आप वाकई इतनी बड़ी रकम चुकाने में सक्षम हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आपको लगता है कि आप पूरी रकम चुकाए बिना बच निकल सकते हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। बेघर लोगों को यह आभास था कि नाथन अपने गंदे और पुराने लबादे के कारण अमीर नहीं हो सकता। पैसे की कभी कोई समस्या नहीं थी, बस रकम बता दीजिए। तुम यहीं रुको। जल्द ही एक हत्यारा जो बेघर भिखारी होने का नाटक कर रहा था नाथन द्वारा दिए गए सफ़ेद कागज के साथ गायब हो गया। नाथन वहां से नहीं गया। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। 30 मिनट से ज्यादा समय तक 1 इंच भी नहीं हिला। 30 मिनट के बाद हत्यारा आखिरकार वापस लौट आया। हत्यारा नाथन के सामने खड़ा हुआ और पूछा, इससे पहले कि हम तुम्हारा मिशन लेने के लिए सहमत हों, पहले हमें अपनी पहचान बताओ। अगर तुमने अपना भेष बदलने की हिम्मत की तो तुम्हें और तुम्हारे पीछे के लोगों को इसका पछतावा होगा। बहुत बढ़िया। नाथन ने अपना चेहरा ढकने वाला हुड हटा दिया। जैसे ही हुड गिरा, एक चेहरा जो काले मुखौटे से ढका हुआ था सबके सामने प्रकट हुआ। नाथन ने फिर इस्तारिन साम्राज्य की मुहर निकाली और उसे हत्यारों को दिखाया। कुछ सेकंड के लिए हत्यारे हैरान दिखे, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गए। नाथन को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आने से पहले ही उसे पता था कि उसे अपनी पहचान उजागर करनी होगी। उसे ये भी पता था कि संगठन का मुंह कसकर बंद है। उनके बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी। कीमत क्या है? नाथन जानता था कि यह हत्यारा अपने वरिष्ठ की राय पूछने के लिए अपने अड्डे पर वापस गया था। अंडरवर्ल्ड में हर व्यक्ति के सिर की कीमत होती थी। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें हत्यारा संगठन अपमानित या मारना नहीं चाहता था, लेकिन रहस्यमय संगठन की प्रतिष्ठा किसी को भी मारने की थी, बशर्ते कि सही पैसे की पेशकश की जाए। 51 मिलियन सोने के सिक्के। हम पहले काम करेंगे और फिर भुगतान के लिए आएंगे। काम 24 घंटे के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। 24 घंटे बाद बेहतर होगा कि आप यहाँ आएं और पैसे दें। हमें आपको खोजने के लिए मजबूर न करें, अन्यथा इस्तारिन साम्राज्य पछताएगा। जैसे ही हत्यारे ने इस्तारिन साम्राज्य को धमकाया, नाथन की हत्या की मंशा लगभग लीक हो गई। यह मूर्ख इस्तारिन साम्राज्य को धमकाने की हिम्मत करता है। वह खुद को क्या समझता है? मैं ये काम कर सकता था। हम इन कुत्तों को क्यों काम पर रख रहे हैं? महाराज, आप क्या योजना बना रहे हैं? आदित्य नहीं चाहता था कि इस्तारिन साम्राज्य का नाम खराब हो, इसलिए उसने नाथन से इस काम के लिए किसी तीसरे पक्ष को काम पर रखने को कहा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 266 पांचवां राजकुमार आए। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 266 पांचवां राजकुमार आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले दिन सर्दियों का महीना अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। बर्फ की सफ़ेद चादर धीरे धीरे पिघलने लगी थी। डाइंग आइल, वेस्टर्निया और सेलेस्टियल टेरन का तापमान धीरे धीरे गर्म होने लगा था। हाइबरनेशन में प्रवेश कर चुके जादुई जानवर धीरे धीरे अपनी गहरी नींद से जाग रहे थे और भोजन की तलाश में इधर उधर देखने लगे थे। कुछ पेड़ों पर पहले से ही पत्ते उगने लगे थे और पौधों में फूल उगने लगे थे। ये सर्दियों का अंतिम समय था। एजियोर शहर में सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। कुछ हफ्ते पहले आदित्य ने एक नई सरनी संरचना बनाई। यह एक प्रकार की सरनी संरचना थी जो पूरे एजियोर शहर को बाहरी दुनिया की तुलना में थोड़ा गर्म रखेगी। अभी तक उसने अन्य शहरों में ये सरनी नहीं बनाई है क्योंकि वह व्यस्त था। आदित्य द्वारा उठाए गए सभी कदमों और सभी की कड़ी मेहनत की बदौलत इस साल एजियोर शहर में केवल 11 लोगों की मौत हुई। पिछले साल की तुलना में ये संख्या काफ़ी कम हो गई है। यहाँ तक कि अन्य इस्टारिन एम्पायर शहरों में भी अगर पिछले वर्षों से तुलना की जाए तो मौतों की संख्या लगभग नगण्य है। सब कुछ आदित्य की योजना के अनुसार चल रहा था। उसके शासन में इस्टारिन साम्राज्य तेजी से विकसित हो रहा था। साम्राज्य के लोग कई कारणों से बहुत खुश थे। भोजन सस्ता और सभी के लिए सुलभ हो गया था। अपराध दर में भारी कमी आई थी। भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया था। गुड मॉर्निंग स्कॉट। प्रकृति की देवी नाश्ता समाप्त करने के 1 घंटे बाद स्कॉट के पास आईं।
गुड मॉर्निंग लेडी टॉमब्रुक। जिस तरह आदित्य को इस दुनिया के हर ड्रैगन द्वारा सम्मान दिया जाता था क्योंकि वह ड्रैगन सम्राट था, उसी तरह इस दुनिया के सभी कल्पित बौने प्रकृति की देवी का सम्मान करते थे। स्कॉट भी ऐसा ही था। कल्पित बौने प्रकृति की देवी को बहुत सम्मान देते थे। सेलेस्टियल टेरन में रिया बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली है। अगर कोई विदेशी उनकी देवी के लिए कोई अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत भी करता है तो कल्पित बौने उस विदेशी का शिकार करेंगे और उसे बेरहमी से मार देंगे। सेलेस्टियल टेरन के कल्पित बौने अपनी देवी के प्रति किसी भी तरह का अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे। एल्व्स प्रकृति के प्रेमी थे। एल्व्स अन्य जातियों से बहुत अलग हैं। ड्रैगन और वैम्पायर जातियों के बाद एल्व्स पूरी दुनिया में सबसे मजबूत जातियों में से एक थे। हर एल्फ प्रकृति देवी की पूजा करता है। एल्व्स प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इसका मतलब युद्ध शुरू करना हो। यहाँ तक कि कई एल्वेन जनजातियाँ भी थीं जो सख्त शाकाहारी थीं। ये जनजातियाँ किसी भी जंगली जादुई जानवर का शिकार नहीं करती थीं। रिया के जन्म के बाद वह धीरे धीरे अपने लोगों की इस धारणा को बदलने में सक्षम हो गई। रिया ने जानवरों का शिकार करना प्रकृति के एक स्वाभाविक नियम के रूप में देखा। खाद्य श्रृंखला प्रकृति द्वारा सब कुछ संतुलित करने के लिए बनाई गई थी। हर पौधे और पशु प्रजाति, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, अपने अस्तित्व के लिए किसी न किसी हद तक दूसरे पौधे या पशु प्रजाति पर निर्भर करती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। एल्वेन लोगों की नज़र में रिया एल्वेन देवी का पुनर्जन्म थी। सभी एल्वेन लोग रिया द्वारा बताई गई हर बात का पालन करते थे। स्कॉट, जो कि पहले सेना डिवीजन का नेता था, उसने देवी का पहला नाम कहने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने उसे उसके परिवार के नाम से पुकारा। स्कॉट के मन में रिया के लिए बहुत सम्मान था। जब स्कॉट को पता चला कि रिया प्रकृति की देवी है तो उसने तुरंत उसके सामने घुटने टेक दिए और उसे न पहचान पाने के लिए माफ़ी मांगी। पिछले कुछ महीनों से स्कॉट ड्रैगन महल में रिया को देख रहा था। उसकी दयालुता ने देवी के प्रति उसके सम्मान को और बढ़ा दिया। लेडी टॉमब्रुक, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? स्कॉट अपने डिवीजन में नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने जा रहा था। स्कॉट, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? रिया चाहती थी कि स्कॉट उसके आसपास सहज रहे। ऐसा लगता है कि वह जो चाहती थी वह असंभव था। रिया ने अतीत में कई बार ये शब्द कहे हैं, लेकिन स्कॉट कभी नहीं बदला। वह हमेशा बहुत गंभीर रहता है। लेडी टॉमब्रुक, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? स्कॉट ने पूछा। स्कॉट, क्या आप कृपया अपने किसी आदमी को सेलेस्टियल टेरन में भेज सकते हैं? मैं जादुई फल उगाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे जादुई फल के बीज लाने के लिए किसी की ज़रूरत है। रिया स्टारिन साम्राज्य के लिए जादुई फल उगाना चाहती थी। प्रत्येक जादुई फल के बहुत फायदे थे। जादुई फल न केवल अस्थायी रूप से कल्टीवेटर की खेती की गति को बढ़ाता है, बल्कि यह कल्टीवेटर के यादृच्छिक आंकड़ों में से एक को 50 जोड़ तक बढ़ा देता है। रिया ने स्कॉट को एक पत्र दिया जो उसने खुद लिखा था। पत्र लेते हुए स्कॉट ने पत्र पर रिया के हस्ताक्षर और टॉमब्रुक परिवार की शाही मुहर देखी। बस ये पत्र मेरी नौकरानी को दिखाओ और बाकी काम वह कर देगी। रिया की नौकरानी उसके साथ आकर रहना चाहती थी, लेकिन रिया ने मना कर दिया। हर दिन उसकी नौकरानी उसे पत्र भेजकर पूछती थी कि वह कैसी है। ठीक है, मैं अपने डिवीजन के एक एल्वेन सैनिक को ये काम करने के लिए भेजूंगा। रिया ने स्कॉट से इसलिए संपर्क किया क्योंकि वह एक डार्क एल्फ था और उसके डिवीजन में सबसे ज्यादा एल्वेन थे। धन्यवाद स्कॉट, माय लेडी। इस छोटी सी बात के लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। रिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बालकनी से आदित्य रिया और स्कॉट के बीच की बातचीत देख रहा था। इससे मुझे याद आया, जूलिया के पास अभी तक अपनी निजी नौकरानी नहीं है। न ही लियो और अन्य लोगों के पास अपनी निजी नौकरानी है। मुझे इस बारे में वॉटसन से बात करनी चाहिए। निजी नौकरानी का होना ज़रूरी था। इस तरह का काम आमतौर पर रिया की निजी नौकरानी ही करती है। इसके बाद आदित्य बालकनी से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करते हुए वह उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में टेलीपोर्ट हो गया। ज़ोलास उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में स्थित मध्यम आकार के शहरों में से एक था। यह शहर उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। आज आदित्य यहाँ एक कारण से आया है। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में चल रहा वर्तमान ग्रह युद्ध स्टारिन साम्राज्य के लिए बहुत चिंताजनक कारक है। खासकर यह जानने के बाद कि पश्चिमी क्षेत्र के 7 साम्राज्यों की नज़र दक्षिणी क्षेत्र पर है। आदित्य जानता था कि इस साम्राज्य में चल रही सिंहासन उत्तराधिकार की लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और पूरे साम्राज्य को एकजुट किया जाना चाहिए। हालांकि आदित्य ने अंधेरे से कुछ तार खींचकर 7 साम्राज्यों के आक्रमण को टालने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्या होगा अगर कल एक और बड़ी शक्तिशाली ताकत दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करती है? और क्या होगा अगर वह शक्तिशाली ताकत उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य पर कब्जा कर लेती है? जब ऐसा होगा तो स्टारिन साम्राज्य की सीमाओं पर एक दुश्मन होगा। विदेशी हमले के खतरे के अलावा आदित्य उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के भीतर एक मजबूत प्रभाव भी बनाए रखना चाहता था। सबसे पहले उसने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन ये सब बदल गया जब उसने महसूस किया कि अपने विशाल आकार की तुलना में साम्राज्य बहुत कमजोर था। वर्तमान स्टारिन साम्राज्य पहले से ही विशाल था।
आकार के मामले में यह शायद ग्रह पर सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, लेकिन इसके सभी क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जिसकी वर्तमान में इस तारिन साम्राज्य में कमी है। अकेले सिर्फ 10,000 ड्रैगनियन पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए आदित्य अधिक भूमि पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखने से पहले अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए समय लेना चाहता था। साथ ही वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए साम्राज्य को मजबूत सहयोगियों की आवश्यकता थी। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में एक मजबूत सहयोगी बनने की क्षमता थी। स्टारिन साम्राज्य गुप्त रूप से 5वें राजकुमार को उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का सम्राट बनने में मदद करने जा रहा था। बेशक आदित्य जो मदद करने जा रहा था वह मुफ्त नहीं होने वाली थी। आज वह 5वें राजकुमार के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ था। अगर वे दोनों एक आम जमीन खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो आदित्य 5वें राजकुमार को अगला सम्राट बनने में मदद करेगा। ऐसा करने से स्टारिन साम्राज्य को कई तरह से फायदा होगा। सबसे पहले स्टारिन साम्राज्य को उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य से कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य स्टारिन साम्राज्य के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन जाएगा। इसलिए अगर कोई विदेशी सेना दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहती है तो दोनों साम्राज्य एकजुट होकर दक्षिणी क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं। दोनों साम्राज्यों के बीच गठबंधन व्यापार को 100 गुना आसान और तेज बना देगा। आदित्य का उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और सम्राट पर बहुत प्रभाव होगा। इससे लंबे समय में स्टारिन साम्राज्य को बहुत मदद मिलेगी। केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि 5वां राजकुमार कहाँ छिपा है। व्हाइट ड्रैगन किंग की मृत्यु के बाद जैसे ही सिंहासन के उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, सभी राजकुमार और राजकुमारियां एक दूसरे के खिलाफ हो गए। शाही परिवार कई हिस्सों में बढ़ गया। अपने सभी भाइयों और बहनों में 5वें राजकुमार के पास सबसे कम राजनीतिक शक्ति थी। नतीजतन 5वें राजकुमार के पास कहीं छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से छाया रक्षक 5वें राजकुमार के छिपने के स्थान का पता लगाने में सफल रहे। आदित्य ने अपने सामने 2 मंजिला लकड़ी के घर को देखा। 5वां राजकुमार इस साधारण लकड़ी के घर में रहता था और उसके लिए काम करने वाले लोगों के अलावा किसी को भी यह बात पता नहीं थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 267 5वां राजकुमार द्वितीय रोजमाया खान। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 267 5वां राजकुमार द्वितीय रोजमाया खान। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह अध्याय पाठक दी_हैचमैन को समर्पित है जिन्होंने इस उपन्यास को एक लग्जरी कार भेंट की। पाठक दी_हैचमैन को धन्यवाद। तो तुमने मुझे कैसे ढूंढा। 5वां राजकुमार आदित्य की उम्र और कद का एक सुंदर युवक था। वह एक शिखर द्वितीय श्रेणी का साधक था। उसके बाल सफ़ेद ड्रैगन राजा की तरह सफ़ेद थे। उसकी पुतलियां भूरी थीं और त्वचा पीली सफ़ेद थी, जिससे लोगों को लगभग ये लगता था कि वह एक पिशाच है, लेकिन वास्तव में वह नहीं था। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल है। अगर इस महाद्वीप पर कोई है जो तुम्हारा पता लगा सकता है तो वह मैं ही हूँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वर्तमान में स्टारिन सम्राट और व्हाइट ड्रैगन किंग का 5वां बेटा लिविंग रूम में बैठे थे। आदित्य की इस यात्रा ने 5वें राजकुमार और उसके आदमियों को आश्चर्यचकित और चौंका दिया जो उसकी रक्षा के लिए यहाँ थे। आदित्य पर 5वें राजकुमार के अंगरक्षकों ने लगभग हमला कर दिया था। सौभाग्य से 5वें राजकुमार ने उन्हें समय रहते रोक दिया, अन्यथा आदित्य निश्चित रूप से उनमें से कुछ को मार देता। मैं कुछ महीनों से आप पर नज़र रख रहा हूँ। इन 2.5 महीनों में आप धीरे धीरे पर्दे के पीछे से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उन लोगों को खत्म कर दिया है जो पर्दे के पीछे से आपके लिए बाधा बन सकते थे। जिस तरह से आपने चर्च के लोगों को निशाना बनाया वह मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत प्रभावित हूँ। निश्चित रूप से स्टारिन सम्राट यहाँ केवल मेरी प्रशंसा करने के लिए नहीं आए हैं जो मैंने पिछले 2.5 महीनों में किया है। हाँ, आज मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ। एक ऐसा सौदा जिससे हम दोनों को फायदा होगा। एक ऐसा सौदा जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा, और एक ऐसा सौदा जो स्टारिन साम्राज्य को उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का सबसे बड़ा सहयोगी और मित्र बना देगा। आप क्या सोचते हैं। आदित्य की बातें सुनकर 5वां राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। 5वें राजकुमार के पीछे खड़े बटलर और डार्क एल्फ नौकरानी भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। कुछ देर की खामोशी के बाद 5वें राजकुमार ने आखिरकार हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम जॉर्डन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जॉर्डन से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर और अपना परिचय देकर जॉर्डन अप्रत्यक्ष रूप से आदित्य को बता रहा था कि उसे इस सौदे में दिलचस्पी है। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो महाराज, आपने वास्तव में क्या योजना बनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका प्रस्ताव क्या है, जॉर्डन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस बीच जॉर्डन के पीछे खड़ा डार्क एल्फ रसोई में चला गया। इससे पहले, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
जॉर्डन को सिर हिलाते देख आदित्य ने आगे बढ़कर सवाल पूछा, क्या आपके पिता की मृत्यु ने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया? दो मुख्य कारण थे कि आदित्य ने विशेष रूप से जॉर्डन से संपर्क किया था, किसी और से नहीं। पहला कारण जॉर्डन और उसके पिता के बीच का रिश्ता था। व्हाइट ड्रैगन किंग अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा पिता नहीं था। वह एक प्लेबॉय था जिसकी 5 पत्नियां और कई महिलाएं थीं। यह एक ज्ञात तथ्य था कि सम्राट ने शाही महल में काम करने वाली सभी खूबसूरत नौकरानियों के साथ सोया था। ये बहुत ही असंभव था कि जॉर्डन के मन में वास्तव में अपने पिता के लिए कोई भावनाएं थीं। आदित्य ने व्हाइट ड्रैगन किंग को मार डाला था। हालांकि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में कोई भी यह नहीं जानता था, लेकिन भविष्य में ये जानकारी लीक होने की संभावना है। भले ही जॉर्डन को ये पता चल जाए, लेकिन वह आदित्य को धोखा देने के लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके मन में अपने पिता के लिए कोई भावना नहीं है। व्हाइट ड्रैगन किंग के सभी बच्चों में जॉर्डन और उसकी छोटी सौतेली बहन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए बच्चे थे। जॉर्डन और उसकी छोटी सौतेली बहन दोनों ने अपने पिता को तभी देखा जब उन्हें सिंहासन कक्ष में बुलाया गया। आदित्य के जॉर्डन आने का दूसरा कारण चर्च के लोगों के खिलाफ उनके विचार थे। व्हाइट ड्रैगन सम्राट एक पवित्र जादू उपयोग करता था। लोग उसे मुख्य रूप से उसके सुंदर रूप और उसके सफेद पंखों के कारण महादूत भी कहते थे। पिछले 500 वर्षों में व्हाइट ड्रैगन सम्राट ने चर्च को उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में बढ़ने दिया है। 500 वर्षों के बाद चर्च का प्रभाव पूरे साम्राज्य में फैल गया। जबकि जॉर्डन के कुछ भाई बहनों ने चर्च को खुश करने के लिए कुछ किया ताकि चर्च उन्हें साम्राज्य का अगला शासक बनने में समर्थन दे, जॉर्डन ने इसके विपरीत किया। वह चर्च की लगातार बढ़ती शक्ति को देख पा रहा था। व्हाइट ड्रैगन किंग के बिना कोई और ऐसा नहीं था जो चर्च को नियंत्रित कर सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि चर्च ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरे साम्राज्य को नियंत्रित किया क्योंकि उन्हें सभी नागरिकों का समर्थन प्राप्त था और वे अक्सर खुद को नागरिकों के लिए आशा की भावना के रूप में पेश करते थे। चर्च के पास सत्ता की शक्ति थी। वे अपनी इच्छानुसार जनता की राय बदल सकते हैं। किसी तरह से चर्च के पास बहुत ज्यादा सॉफ्ट पावर थी और उनकी सॉफ्ट पावर साम्राज्य की सेना से भी ज्यादा खतरनाक थी। जबकि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य अपनी सेना का उपयोग करके बाहर से किसी भी साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकता है, चर्च की सॉफ्ट पावर में अपने ही लोगों को अपने राजा के खिलाफ करने की भयानक क्षमता थी। व्हाइट ड्रैगन किंग ने 500 साल तक एक कुत्ते को पाला है। उसकी मृत्यु के बाद उसका कुत्ता उसके साम्राज्य की सबसे मजबूत चीज बन गया है। ब्लैक ड्रैगन किंग ने यह बहुत पहले ही देख लिया था। इसलिए जवाब में ब्लैक ड्रैगन किंग ने चर्च के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे ताकि चर्च कभी भी उसके साम्राज्य के लोगों को प्रभावित न कर सके। ब्लैक ड्रैगन किंग अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन के साम्राज्य में शुरू हुए धर्म को अपने साम्राज्य में फैलने नहीं देना चाहता था। स्टारिन साम्राज्य के कब्जे के बाद चर्च के कुछ लोग स्टारिन साम्राज्य में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वाटसन आए। चर्च जो चाहता था वह धर्म के प्रसार के नाम पर लोगों का दिमाग धोना था। आदित्य जानता था कि अगर उसने चर्च को अपने साम्राज्य में प्रवेश करने दिया तो कुछ दशकों के भीतर चर्च की जनता को प्रभावित करने की भयानक शक्ति के कारण सम्राट के रूप में उसकी स्थिति भी खतरे में पड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर उसने कोई ऐसा कदम उठाया जो चर्च के लक्ष्यों के खिलाफ था या अगर उसके कार्यों से अप्रत्यक्ष रूप से चर्च को नुकसान पहुंचा तो चर्च आदित्य को बुरा घोषित कर सकता था और उसके खिलाफ जनमत बना सकता था। इस वजह से कई साम्राज्य और राज्य ढह गए हैं। आदित्य के आदेश पर कुछ ड्रैगनियनों ने चर्च के सदस्यों को पीटा और उन्हें उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में वापस भेज दिया। ड्रैगन साम्राज्य में चर्च का वर्तमान अस्तित्व एक वायरस के अस्तित्व की तरह है जिसमें लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति है। 500 साल बाद साम्राज्य के भीतर लगभग हर ताकत चर्च के सामने झुक गई थी। जो लोग चर्च के सामने नहीं झुके वे कुछ रईस थे जिन्होंने चर्च का असली चेहरा देखा था और साम्राज्य के नागरिकों को चर्च का असली चेहरा दिखाना चाहते थे। जॉर्डन ने आसानी से उन रईसों का समर्थन हासिल कर लिया क्योंकि वह भी चर्च के खिलाफ था। क्या आपके पिता की मृत्यु ने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया? ये सवाल उन लोगों के लिए बहुत भारी सवाल हो सकता है जो अपने पिता से प्यार करते हैं, लेकिन जॉर्डन के लिए ये सवाल मूर्खतापूर्ण था। भले ही दोनों का खून एक ही था और वे पिता और पुत्र थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता बहुत हल्का था। जॉर्डन को अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चलने पर कम से कम प्रभावित नहीं हुआ। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जॉर्डन उस आदमी से नफरत नहीं करता था क्योंकि उसने उसे सब कुछ दिया था। बड़े होने पर 5वें प्राइस को कभी भी पिता की ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि उसकी मां ने उसे कभी पिता की ज़रूरत महसूस नहीं होने दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। महाराज, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल है। मैं मुश्किल से जानता था कि मेरे पिता कौन थे। लोग मुझसे ऐसे व्यक्ति के लिए आंसू बहाने की उम्मीद क्यों करते हैं जिसे मैं मुश्किल से जानता हूँ। हमारे बीच बहुत कम बातचीत होती है। हमने सिर्फ तभी बात की जब उन्होंने मुझे सम्राट के तौर पर कुछ करने का आदेश दिया। जॉर्डन इस बात से थोड़ा नाराज था कि उसके आसपास के लोग उससे ऐसे व्यक्ति के लिए शोक मनाने की उम्मीद कर रहे थे जिसे वह मुश्किल से जानता था। हाँ, वह व्यक्ति उसका जैविक पिता था, लेकिन वह व्यक्ति कभी उसके जीवन का हिस्सा नहीं था। एक ही शाही महल में रहने के बावजूद जॉर्डन और उसके पिता एक बहुत ही अलग जीवन जीते थे। दोनों केवल सिंहासन कक्ष में मिलते थे, ज्यादातर तब जब सम्राट किसी महत्वपूर्ण घोषणा के लिए अपने पूरे परिवार को बुलाता था। कुछ भाई बहनों की तरह जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं अभिनय में अच्छा नहीं हूँ। जॉर्डन अपने उन भाई बहनों के बारे में बात कर रहा था जो सहानुभूति पाने के लिए नकली आंसू बहाते हैं। महाराज, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दें। जॉर्डन आदित्य का अपने जैविक पिता से भी ज्यादा सम्मान करता था। आदित्य ने अपने पिता की तुलना में 500 साल में कहीं ज्यादा हासिल किया है। इतना औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुलाकात के बाद हम सहयोगी बन जाएंगे, इसलिए आप मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुला सकते हैं। जॉर्डन ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, लेकिन जॉर्डन के बटलर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। चूंकि आदित्य 5वें राजकुमार को अपने नाम से पुकारने दे रहा था, इससे पता चलता है कि आदित्य जॉर्डन का बहुत सम्मान करता था। आदित्य के सम्मान के योग्य कोई व्यक्ति ही उसे उसके नाम से पुकार सकता था। मैं चीज़ों को सरल रखूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस्तारिन साम्राज्य तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम चच और अपने भाई बहनों से निपटने में सक्षम होगे। तुम्हें बस मेरा हाथ थामना होगा। इस बीच जॉर्डन की निजी नौकरानी जो डार्क एल्फ थी, रसोई से लौटी। वह 2 कप चाय लेकर लौटी। लेकिन इसमें भी एक समस्या है न? हाँ, तुमने जल्दी समझ लिया। मुझे ये पसंद आया। जब आप सम्राट बनेंगे तो इस्टारिन और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य सहयोगी बन जाएंगे। सम्राट बनने पर इस्टारिन साम्राज्य आपको छाया से जो भी मदद देगा, उसके बदले में आपको 3 मैना स्टोन खदानों का स्वामित्व देना होगा। जॉर्डन, उसका बटलर और उसकी नौकरानी तीनों ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुम्हें 3 माना पत्थर की खदानें देना हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को पनगु बनाने के समान होगा। ये पूरा साम्राज्य माना पत्थरों के निर्यात पर निर्भर है। अगर मैं तुम्हें 3 माना पत्थर की खदानों का स्वामित्व दे दूं तो साम्राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी कीमत कम करनी होगी। ये कीमत मेरे लिए वहन करने लायक नहीं है। साम्राज्य की लगभग 91% आय मन पत्थरों की बिक्री से आती है। विदेशी साम्राज्यों से मन पत्थरों का आयात न करने से साम्राज्य को मिलने वाले टन सोने की बचत का तो जिक्र ही न करें। अगर जॉर्डन 3 मन पत्थर की खदानों का स्वामित्व इस्टारिन साम्राज्य को दे देता है तो साम्राज्य की आय में 33% की कमी आएगी। आदित्य को पूरी तरह पता था कि जॉर्डन मना करने वाला है। ठीक है, बस मुझे रोजमाया खदान का स्वामित्व दे दो। आदित्य की बातें सुनकर जॉर्डन और उसके बटलर ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। ठीक है। जॉर्डन को इतनी आसानी से सहमत होते देख आदित्य मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसकी योजना काम कर गई थी। आदित्य बिना किसी कारण के उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य की गड़बड़ी में शामिल नहीं होने वाला था। रोजमाया खदान उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में तीसरी सबसे बड़ी मैना स्टोन खदान थी, या कम से कम जनता और अधिकांश लोगों का यही मानना था। भले ही रोजमाया खदान तीसरी सबसे बड़ी खदान है, आकार के मामले में ये दूसरी सबसे बड़ी खदान के बराबर थी। आदित्य शुरू से ही रोजमाया खदान की तलाश में था। बेशक वह शुरू से ही रोजमाया खदान की मांग नहीं करने वाला था। इसके बजाय उसने 3 खदानें मांगी। जॉर्डन के पास आदित्य को कोई भी 3 खदानें देने का विकल्प था। चूंकि आदित्य ने कभी यह नहीं पूछा कि उसे कौन सी खदानें चाहिए, इसलिए जॉर्डन उसे 3 छोटी खदानें दे सकता था। जॉर्डन को यह एहसास नहीं हुआ कि वह शुरू से ही आदित्य की योजना में फंस गया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 268 राजकुमार और सम्राट के बीच समझौता। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 268 राजकुमार और सम्राट के बीच समझौता। एड्स बाय पब फ्यूचर। जॉर्डन को धोखा दिया गया और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। अगर आदित्य के दक्षिणी क्षेत्र की गड़बड़ी में शामिल होने का कोई कारण था तो वह मैना स्टोन खदानों के कारण था। अब जब उसने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य को जीतने के अपने लक्ष्य को छोड़ दिया था तो आदित्य कम से कम उनके सबसे बड़े मैना स्टोन में से एक को लेना चाहता था। अब जब उसका लक्ष्य पूरा हो गया है तो आदित्य ये सुनिश्चित करेगा कि जॉर्डन जल्द से जल्द अगला सम्राट बन जाए। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमारे बीच डील हो गई है। आदित्य ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। ये 4 स्टार सोल बाइंडिंग थी जिसे आदित्य ने खुद बनाया था। जॉर्डन और उसके बटलर ने कॉन्ट्रैक्ट को कई बार पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ भी गलत नहीं लिखा है। आदित्य चाय पीते हुए उन्हें मजे से देख रहा था। अनुबंध को कुछ और बार पढ़ने के बाद जॉर्डन ने अपने खून से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आदित्य ने भी ऐसा ही किया। हस्ताक्षर हो जाने के बाद आदित्य ने जॉर्डन को अनुबंध की एक हूबहू कॉपी दी और फिर उससे हाथ मिलाया। अब से वे दोनों आधिकारिक रूप से सहयोगी बन गए, और इसके साथ ही वह दक्षिणी क्षेत्र पर हावी होने के एक कदम और करीब आ गया। अब जब तक जॉर्डन सम्राट बना रहेगा, दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी इस्तारिन साम्राज्य का विरोध नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी होगा कि इस्तारिन साम्राज्य महाद्वीपों के 2 विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाला पहला साम्राज्य बन जाएगा।
ये कुछ ऐसा था जो डाइंग आइल महाद्वीप के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जॉर्डन, मैं अब तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। कुछ घंटों बाद 27 शक्तिशाली साधकों का एक समूह आएगा। प्रत्येक साधक स्टारिन साम्राज्य के तीसरे क्रम के शक्तिशाली सैनिक होंगे। उन्हें 24 घंटे अपने साथ रखना। मैं वादा करता हूं कि अगर हत्या भी हो जाए तो तुम्हारी त्वचा का 1 इंच भी नुकसान नहीं होगा। जॉर्डन ने कृतज्ञता भरी नज़र से अपना सिर हिलाया। क्या आपके पास इस बारे में कोई योजना है कि आप इस साम्राज्य से चच को कैसे बाहर निकालेंगे? निस्संदेह चच जॉर्डन की सबसे बड़ी बाधा थी। एक बार चच को हटा दिया जाए तो जॉर्डन के सम्राट बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। मैं चच का ख्याल रखूंगा और आपको स्थिति के बारे में जानकारी देता रहूंगा, जबकि आप अपने भाई बहनों का ख्याल रखें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस मुझे एक पत्र लिखें। आदित्य जॉर्डन के भाई बहनों की हत्या कर सकता है और छाया संरक्षकों का उपयोग करके चच को भी हटा सकता है, लेकिन अगर वह जॉर्डन के लिए सारा काम करेगा तो वह क्या करेगा? आदित्य उसका दाई नहीं है। वह यहाँ एक सहयोगी के रूप में था, दाई के रूप में नहीं। जॉर्डन को कुछ काम करना चाहिए और कुछ संघर्षों का सामना करना चाहिए। केवल कठिन समय ही एक सक्षम व्यक्ति बना सकता है। यदि वह दबाव में नहीं है तो वह एक सक्षम राजा नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक बार फिर सब कुछ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से मुझे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। आदित्य झूठ नहीं बोल रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा चच को हटाने में उसे कुछ हफ्तों से लेकर 1 महीने का समय लगेगा। बदले में उसे एक मैना स्टोन माइन का स्वामित्व मिल रहा था, जो उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मैना स्टोन माइन जितनी बड़ी है। मैना स्टोन माइन से आदित्य को जो मुनाफा होगा वह अरबों में होगा। जॉर्डन, उसका बटलर और उसकी नौकरानी आदित्य को बाहर छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। आदित्य के जाने के बाद जॉर्डन की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक नई और बहुत मजबूत लौ जल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये जानकारी हमारे सभी सहयोगियों को भेजो। साथ ही मेरे भाई बहनों का पता लगाने की कोशिश करो। आदित्य के मिलने से पहले जॉर्डन ने सम्राट बनने का अपना सपना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन आदित्य के शब्दों ने उसके सपनों की लौ को फिर से जला दिया था। बटलर ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। बिना कोई आवाज़ किए वह हवा के साथ गायब हो गया। अब बाहर सिर्फ जॉर्डन और उसकी नौकरानी ही खड़ी थी। महाराज, क्या आपको लगता है कि मैना स्टोन खदान का स्वामित्व देने के लिए सहमत होना सही निर्णय था? डार्क एल्फ ने जॉर्डन से पीछे से पूछा। जॉर्डन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह आसमान की ओर देखता रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आह भरी और जवाब दिया, मैं कहूंगा कि मैना स्टोन माइन का स्वामित्व देना स्टारिन साम्राज्य को इस साम्राज्य से दूर रखने के लिए एक छोटी सी कीमत है। ये सौभाग्य की बात है कि हम उनके सहयोगी बन सकते हैं। आदित्य के पास किसी भी समय इस साम्राज्य को लेने की शक्ति है। स्टारिन राजा को पूरा साम्राज्य खोने के बजाय एक मैना स्टोन माइन देना बेहतर है। साथ ही ऐसा नहीं है कि हमें इस गठबंधन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी है। ये गठबंधन हमें अनगिनत लाभ पहुंचाएगा। मैं ये भी कहूंगा कि यह हमारे साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह व्यक्तिगत रूप से गठबंधन के लिए आया। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। इस बीच आदित्य ड्रैगन पैलेस के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करके आसानी से एजियोर शहर में वापस आ गया। टेलीपोर्टेशन फंक्शन ने उसे ग्रह पर किसी भी स्थान से ड्रैगन पैलेस या ड्रैगन पैलेस की 25 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट करने की क्षमता दी। यह एक बहुत ही उपयोगी क्षमता थी। भले ही आदित्य की जान खतरे में हो और वह दुश्मनों से घिरा हो, वह आसानी से ड्रैगन पैलेस में वापस टेलीपोर्ट कर सकता है। आदित्य उस पुराने शाही महल में टेलीपोर्ट हो गया जहां वह ड्रैगन पैलेस बनाने से पहले रहा करता था। हालांकि आदित्य अब यहाँ नहीं रहता था, लेकिन यहाँ कई और लोग रहते थे। शाही महल को साफ रखने के लिए 100 से ज़्यादा नौकर यहाँ रहते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाटसन ने पूछा। वाटसन ने सोचा कि आदित्य 5वें राजकुमार से मिलने दक्षिणी क्षेत्र में गया है। आदित्य भी वाटसन को यहाँ देखकर हैरान था। मैंने अपनी मीटिंग कुछ घंटे पहले ही पूरी कर ली थी, जितना मैंने सोचा था। मैंने यहाँ आकर ये देखने का फैसला किया कि महल का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं। ये जगह यादों से भरी हुई थी। ये वह जगह थी जहाँ से आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में यहाँ वह, वाटसन और जूलिया थे। ये महल पहले बहुत छोटा, पुराना, जर्जर, टूटा फूटा और दरारों से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। अब ये महल इस शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। ये सोचना लगभग विचित्र है कि आदित्य वास्तव में कितना आगे बढ़ गया है। 3 लोगों का परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है। हर दिन सभी लोग बहुत मेहनत करते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य को यहाँ वाटसन की उम्मीद नहीं थी। मेरे पास कुछ खाली समय था। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ आकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक से रखा हुआ है या नहीं और सफाई भी ठीक से हो रही है या नहीं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद वाटसन के पास अब बहुत सारा खाली समय था। इन दिनों वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वाटसन एक पक्षी की तरह था जो आखिरकार अपने पिंजरे से आज़ाद हो गया था। अब वह बटलर के रूप में अपना काम पूरे मन से कर सकता है। वह अब अपने मालिक की पूरी तरह से समय और लगन से सेवा कर सकता है।
एक बटलर के लिए इससे ज़्यादा संतुष्टि देने वाली कोई चीज़ नहीं है। कभी कभी मुझे इस जगह की बहुत याद आती है। इन 2.5 महीनों में आदित्य पहली बार यहाँ आया था। ड्रैगन पैलेस में हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की थी, लेकिन ये जगह यादों से भरी हुई थी। इस महल के लिए उसके दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी। वैसे वॉटसन, कुछ महीने पहले मैंने तुमसे घर बसाने के लिए किसी को ढूंढने के बारे में बात की थी। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? वॉटसन पहले से ही बहुत बुरा था। बिना किसी देरी के वह चाहता था कि उसका बटलर शादी कर ले। वॉटसन आदित्य से 2 कदम पीछे खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। महाराज, मैं अपने वर्तमान जीवन से खुश हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाह सकता हूँ। मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। मुझे वाकई शादी करने की ज़रूरत नहीं लगती। परिवार शुरू करने से मेरे कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा ही आएगी। आदित्य 2 कदम पीछे हट गया और फिर वॉटसन के दाहिने कंधे पर हाथ रखा। परिवार होना कोई अभिशाप नहीं है, यह एक वरदान है। ये सबसे संतुष्टिदायक चीज़ है जो एक आदमी के पास हो सकती है। आपको बस अपने परिवार और अपनी नौकरी के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप शादी भी कर लेते हैं तो आपकी पत्नी हमारे साथ ही रहेगी। एक बात जिसका आदित्य को अपने पिछले जीवन में हमेशा अफसोस रहा, वह ये थी कि उसे कभी परिवार नहीं मिला। उसका दिमाग और दिल इतना उलझा हुआ था कि वह सोचता था कि परिवार एक अभिशाप के अलावा कुछ नहीं है, यह उसकी कमजोरी बन जाएगी। लेकिन वह बहुत गलत था। आदित्य के रूप में 8.5 महीने से अधिक समय तक रहने के कारण उसे अपने विचार बदलने पड़े। आदित्य ने जो कहा उस पर वाटसन ने गहराई से सोचा। कुछ देर सोचने के बाद वाटसन ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं शादी तभी करूँगा जब मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे समझ सके और मेरा बोझ न बने। मेरी नौकरी हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आदित्य मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 269 पश्चिमी क्षेत्र में अराजकता। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 269 पश्चिमी क्षेत्र में अराजकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। जबकि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र मुख्य रूप से स्टारिन साम्राज्य की वजह से शांति में थे, पश्चिमी क्षेत्र के द्वीप साम्राज्यों में एक बड़ा तूफान आने वाला था। कई सालों में पहली बार सभी 7 सम्राट एक साथ किसी बात पर सहमत हुए हैं। सभी 7 साम्राज्यों की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि नागरिकों ने भी देखा कि सभी 7 साम्राज्य एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे। मिस्ट ओशन एम्पायर की राजधानी में भी यही हो रहा था। मिस्टस्वर्ड शहर मिस्ट ओशन एम्पायर की राजधानी थी। पूरा मिस्टस्वर्ड शहर एक बहुत ही अनोखी जगह पर बसा हुआ था। पूरी राजधानी को कृत्रिम रूप से उसके चारों ओर एक बड़ी नदी बनाकर एक विशाल द्वीप में बदल दिया गया था। यह नदी पूरे साल पूरी राजधानी को घने कोहरे से घिरा रखती थी। यह कोहरा सिर्फ बारिश के मौसम में ही साफ होता था। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। सूर्यास्त का समय था। स्वॉर्ड मिस्ट सिटी में रहने वाले लोग दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर लौट रहे थे। मिस्ट ओशन एम्पायर की कुल आबादी में से केवल 1% लोग ही स्वॉर्ड मिस्ट सिटी को अपना घर कहते थे। बाकी 99% लोग ज्यादातर दूसरे द्वीपों पर रहते थे। अंधेरे में 3 हत्यारे तलवार शहर से गुजरे। बिना समय बर्बाद किए तीनों हत्यारे शाही महल के सामने आ गए। शहर के केंद्र में बने अन्य शाही महलों के विपरीत शाही महल शहर के उत्तरी किनारे पर बनाया गया था। तीनों हत्यारे आसानी से शाही महल के अंदर घुसने में कामयाब हो गए, बिना किसी को पता लगे। यहाँ तक कि 5वें क्रम का संरक्षक साधक भी, जो हमेशा शाही महल में रहता था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई भी अंदर न घुस पाए, इन हत्यारों की मौजूदगी को नहीं भांप सका। जब हत्यारे चलते थे तो वे बिना कोई आवाज़ किए चलते थे। जब वे कूदते थे तो वे बिना कोई आवाज़ किए ज़मीन पर उतरते थे। वे एक दूसरे से सांकेतिक भाषा में संवाद करते थे। उन तीनों ने काले कपड़े पहने थे जो उन्हें अंधेरे में लगभग अदृश्य बना देते थे। तीनों हत्यारे काले जादू का इस्तेमाल करने में माहिर थे। तीनों हत्यारे दूसरे लोगों की छाया में छिपने में सक्षम थे। किसी की नज़र में आए बिना वे तीनों मिस्ट ओशन एम्पायर की राजकुमारी के बेडरूम में घुसने में सफल हो गए। यहाँ तक कि बूढ़ा सम्राट, जो अपनी संवेदी क्षमताओं के लिए जाना जाता था, इन हत्यारों को भांप नहीं पाया। जब तीनों हत्यारे अंदर घुसे तो राजकुमारी इतिहास की किताब पढ़ रही थी, जबकि उसकी एक नौकरानी उसके कंधों की मालिश कर रही थी। बिना समय बर्बाद किए हत्यारे नौकरानी के पीछे आ गए। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता या कुछ महसूस कर पाता, एक तेज खंजर ने नौकरानी का गला काट दिया। नौकरानी को चीखने या कोई शोर मचाने से रोकने के लिए हत्यारे ने उसके मुंह को अपने हाथ से ढक दिया, जबकि अन्य 2 हत्यारों ने राजकुमारी की गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। काम का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब योजना का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले हत्यारे ने सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए अन्य 2 हत्यारों से बात की। अन्य हत्यारों ने अपना सिर हिलाया। केवल 10 सेकंड बचे हैं।
उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत की। जब 10 सेकंड बीते तो शाही महल के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम। विस्फोट इतना बड़ा था कि 1 सेकंड के लिए पूरा स्वॉर्ड मिस्ट शहर हिल गया। आसमान लाल लाल लपटों से जगमगा उठा। पूरे शहर में लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। यहाँ तक कि जो लोग सो गए थे या जो साधक अभी अभी साधना कर रहे थे, उन्हें भी अपनी आंखें खोलकर देखना पड़ा कि क्या हो रहा है। जैसे ही विस्फोट हुआ, संरक्षक और सम्राट दोनों ये देखने के लिए शाही महल से बाहर चले गए कि क्या हुआ। जैसे ही यह हुआ, हत्यारों में से एक ने राजकुमारी को अपने कंधों पर उठा लिया। फिर तीनों ने सिर हिलाया और गायब हो गए। हत्यारे शाही महल में रहने वाले ताकतवर सैनिकों या लोगों के बीच आने से बचते थे। जब भी वे किसी नौकरानी या सैनिक के पास से गुजरते तो वे उसे तेजी से मार देते। जब सबका ध्यान बंटा हुआ था, तब मिस्ट ओशन की राजकुमारी का अपहरण हो चुका था, बिना किसी को पता चले। जब तक सम्राट और अन्य लोगों को ये पता चलता, तब तक हत्यारे मिस्ट ओशन साम्राज्य से बाहर निकल चुके थे। राजकुमारी का अपहरण करने के बाद अगले ही पल हत्यारे एजलेस द्वीप साम्राज्य में चले गए। अपने संपर्कों का उपयोग करके वे एजलेस द्वीप साम्राज्य की राजधानी में प्रवेश करने में सफल रहे। एजलेस द्वीप मिस्ट ओशन साम्राज्य के पड़ोसी थे और उनके प्रतिद्वंद्वी भी। एजलेस द्वीपों द्वारा दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का समर्थन करने और मिस्ट ओशन द्वारा उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का समर्थन करने के बाद दोनों साम्राज्यों के बीच संबंध हाल ही में खराब हो गए थे। यहाँ तक कि दोनों साम्राज्यों द्वारा भेजे गए 5वें क्रम के कमांडरों को भी एक दूसरे की ओर से मार दिया गया। 7 महान साम्राज्यों के बीच गठबंधन ने इन दोनों पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव को रोक दिया था। क्लाइंट की मांग के अनुसार हत्यारों ने एक नकली परिदृश्य बनाया जिसमें एजलेस आइलैंड मिस्ट महासागर की राजधानी पर हमले और उनकी राजकुमारी के अपहरण के लिए जिम्मेदार है। हत्यारों ने राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने जो किया वह यह था कि राजकुमारी को एजलेस आइलैंड के कमांडर के बेडरूम में 3 शवों के साथ छोड़ दिया। ये तीनों शव एजलेस आइलैंड के वांछित अपराधियों के थे। ये तीनों लोग चुपके से घुसने और छिपने में माहिर थे। हत्यारों का आखिरी काम राजकुमारी के खून में एक खास तरह का जहर डालना था, ताकि 3 घंटे बाद राजकुमारी की मौत हो जाए। बाद में जब मिस्ट ओशन के सम्राट को पता चला कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है, तो किसी ने उन्हें यह खबर दी कि यह काम एजलेस आइलैंड ने किया है। क्रोधित सम्राट ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को एजलेस द्वीप भेजा ताकि वह अपनी राजकुमारी को वापस मांग सके तथा उसे हर्जाना दे सके। इस बीच एजलेस आइलैंड सम्राट को पता चला कि उसके कमांडर ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था, जबकि सबूत कुछ और ही बता रहे थे। सम्राट इस बात से क्रोधित था कि उसके कमांडर की लापरवाह हरकतों ने उसे मिस्ट ओशन सम्राट के क्रोध का पात्र बना दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। राजकुमारी को वापस दिए जाने से पहले ही मामले को बदतर बनाने के लिए उसकी अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। हालांकि एजलेस द्वीपों ने इस खबर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये खबर किसी तरह मिस्ट महासागर के कानों तक लीक हो गई। हम युद्ध करने जा रहे हैं। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इस कमीने ने न केवल मेरी बेटी का अपहरण करने की हिम्मत की, बल्कि उसे मार भी डाला। मैं उसके सभी बच्चों को मारकर उसे इसकी सजा दूंगा। मिस्ट ओशन सम्राट की केवल एक बेटी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था, और अब जब उसकी बेटी मर चुकी थी, तो उसका कोई परिवार नहीं था। इस बीच एजलेस आइलैंड एम्पायर में कोई तो निश्चित रूप से एजलेस आइलैंड को फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमारी की मौत देखकर सम्राट समझ गया, लेकिन वह जानता था कि इस समय कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जैसा कि पहले उसने अपने कमांडर पर दोष लगाया था और उसे जेल में डाल दिया था, लेकिन अब वह मिस्ट ओशन सम्राट से क्या कहेगा? राजकुमारी की मौत कैसे हुई? भले ही वह कहे कि यह युद्ध शुरू करने के लिए किया गया था, मिस्ट ओशन सम्राट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। यदि वह ये भी कहता कि किसी ने राजकुमारी को जहर दे दिया है, तो अन्य सम्राट कहेंगे कि उसने जानबूझकर राजकुमारी को जहर दिया है, ताकि ऐसा लगे कि यह किसी और ने किया है। भाड़ में जाओ, मैं बस वापस लड़ूंगा। मैं उस कमीने और उसकी दयनीय सेना से नहीं डरता। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आधी रात तक दोनों साम्राज्यों की सेनाएं बाहर भेज दी गईं। दोनों ने पहले एक दूसरे के बंदरगाहों और व्यापार मार्गों पर हमला किया। दोनों सम्राटों ने दोनों साम्राज्यों के व्यापारियों पर हमला किया। इस स्थिति में शेष 5 अन्य साम्राज्यों को कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। अंत में 3 साम्राज्यों ने तटस्थ रहने और इस युद्ध में शामिल न होने का फैसला किया, जबकि स्टॉर्म एम्पायर और क्लाउड अर्थ एम्पायर दोनों युद्ध में शामिल हो गए और अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर दिया। सिर्फ एक रात के भीतर पश्चिमी द्वीप साम्राज्यों में अराजक परिवर्तन हुए। युद्ध की लपटें पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैल गई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब ये सब हो रहा था, तो इस सब के पीछे मुख्य कारण जूलिया के परिवार के साथ शांतिपूर्ण दिन करना था। जूलिया का परिवार आज शाम आदित्य से मिलने आया था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मैं दिखाना चाहता था कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या हो रहा था। मैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ।
मैं ड्राइंग में थोड़ा अच्छा हूँ, इसलिए भविष्य में मैं स्टारिन साम्राज्य, डाइंग आइल महाद्वीप और पूरी दुनिया के नक्शे अपलोड करूँगा। इससे आप सभी को ये बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि पूरा स्टारिन साम्राज्य कैसा दिखता है। मेरे दिमाग में पहले से ही एक काल्पनिक नक्शा है, मुझे बस एक आईपैड चाहिए जिसे मैं बहुत जल्द खरीदने की योजना बना रहा हूँ। कौन जानता है कि यदि मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त खाली समय हो तो मैं स्टारिन साम्राज्य की राजधानी एजोर शहर का चित्र भी बना सकता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 270 भेंट। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 270 विजिट। एड्स बाय पब फ्यूचर। सूर्यास्त का समय था, आसमान में अंधेरा छा गया था, बाहर ठंड बढ़ रही थी। अंधेरे में भी ड्रैगन पैलेस कई रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो ड्रैगन पैलेस कभी सोता ही नहीं। दरअसल रात के समय ड्रैगन पैलेस को बहुत दूर से देखा जा सकता है। जबकि स्टारिन साम्राज्य के नागरिक घर की ओर लौट रहे थे और घर पर ही रहने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि सर्दियों की रात बहुत कठोर होती है। स्टारिन सम्राट और उनका परिवार आज रात एक विशेष अतिथि का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्हें किसी भी क्षण आ जाना चाहिए। अभी आदित्य, जूलिया, एलिसिया, रिया, वॉटसन, लियो और क्लारा अपने पालतू आधे भेड़िया ड्रैगन के साथ ओनार्ड परिवार का इंतजार कर रहे थे। एलिसिया और रिया जूलिया के बगल में खड़ी थीं। हालांकि उनमें से किसी ने भी यह नहीं दिखाया, लेकिन दोनों लड़कियां जूलिया के माता पिता से मिलने के लिए थोड़ी घबराई हुई थीं। जूलिया से दोनों लड़कियों ने सुना था कि जूलिया के पिता किस तरह के आदमी थे। टेलीपोर्टेशन सरणी ड्रैगन पैलेस के भीतर बनाई गई थी। जूलिया के बोलने के बाद पूरे 15 सेकंड भी नहीं बीते थे और टेलीपोर्टेशन सरणी के 9 रून घेरे जगमगा उठे। 9 रून घेरों से निकलने वाली रोशनी हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती गई। अगले सेकंड में टेलीपोर्टेशन सरणी के केंद्र में 3 आकृतियां दिखाई दीं। एक और सेकंड बाद तेज रोशनी धीमी होने लगी और तीनों आकृतियों के परिचित चेहरे दिखाई देने लगे, जिन्हें आदित्य ने काफी समय से नहीं देखा था। स्टारिन साम्राज्य में आपका स्वागत है। एडम ने एक क्षण के लिए आदित्य की ओर देखा, फिर अपने पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर देखा। जूलिया, मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जूलिया और सोफिया दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्हें एक दूसरे से आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है। आदित्य के आने के बाद जूलिया ने अपने माता पिता और अपने छोटे भाई से हर 2 या 3 सप्ताह में कम से कम एक बार मिलना सुनिश्चित किया है। हालांकि जूलिया जब भी अपने माता पिता से मिलने जाती थी तो कभी उनके घर में नहीं रुकती थी। खासकर आदित्य के साथ अपनी वर्जिनिटी खोने के बाद उसके लिए आदित्य के साथ सोना सामान्य बात हो गई है। हालांकि तसुंदरे राजकुमारी यह नहीं कहती थी, लेकिन समय के साथ अब वह आदित्य के बिना सो नहीं पाती। हर रात उनकी रात की गतिविधियों के बाद वह उसकी बाहों में सोती थी, जो इस दुनिया के किसी भी तकिए से ज्यादा आरामदायक था। जैसे ही जूलिया और सोफिया ने एक दूसरे को गले लगाया, छोटा जैक, जिसे आदित्य ने काफी समय से नहीं देखा था, दौड़कर उसके पास आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बड़े भाई जैक ने उसकी कमर को गले लगाया और अपना चेहरा उसके पेट में दबा लिया। आदित्य मुस्कुराया और धीरे से उसके बैंगनी बालों को सहलाया। जैक जूलिया का पुरुष संस्करण था। वह सुंदर पैदा हुआ था। इस उम्र में भी उसका चेहरा कई युवा रईसों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। जूलिया ने आदित्य को यह भी बताया कि जैक रईसों के बीच बहुत लोकप्रिय था। इको डोमिनियन साम्राज्य के राजकुमार के बाद जैक साम्राज्य में दूसरा सबसे अधिक मांग वाला साथी था। आप कैसे हैं? आदित्य ने एडम की ओर देखते हुए पूछा, फिर उसने अपना ध्यान एलिसिया और रिया की ओर मोड़ा। मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने भी करीब 1 महीने पहले ही खेती शुरू की थी। पिछले कुछ महीनों में जैक की लंबाई थोड़ी बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर मौजूद बेबी फैट गायब होने लगा था। आदित्य ने देखा कि जैक ने खेती शुरू कर दी थी। छोटे जैक ने आदित्य के पीछे झांक कर देखा कि 2 खूबसूरत महिलाएं उसकी बहनों जितनी ही खूबसूरत थीं। उसकी उत्सुक निगाहों को देखकर दोनों ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आदित्य ने भी इस पर गौर किया और मुस्कुराया। पिताजी, यह एलिसिया ऑसबर्न है। वह इथरियल साम्राज्य की राजकुमारी है। वह मेरी दूसरी मंगेतर है। आदित्य ने आखिरी हिस्सा कहने में संकोच नहीं किया, भले ही उसे यकीन था कि एडम उसके चेहरे पर मुक्का मार सकता है। इस आदमी के चरित्र को जानते हुए ड्रैगन किंग को पूरा यकीन था कि उसे मुक्का मारा जाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। एडम ने बस शांति से अपना सिर हिलाया। उसने गुस्से का कोई भाव नहीं दिखाया। अपने जंगली रवैये के विपरीत आश्चर्यजनक रूप से जंगली शेर आज बहुत शांत था। उसने कनखियों से देखा कि सोफिया जूलिया को गले लगाते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे यहाँ आने से पहले सोफिया ने सलाह दी होगी, आदित्य ने मन ही मन सोचा। उधर एलिसिया आदित्य की बातों से बहुत खुश थी। आदित्य ने उसके साथ अपने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार कर लिया और जूलिया के पिता के सामने भी इस बात को स्वीकार किया। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और वह रिया टॉमब्रुक है। रिया सेलेस्टियल टेरन की राजकुमारी है। रिया का नाम सुनकर और यह जानकर कि वह सेलेस्टियल टेरन की राजकुमारी है, सोफिया और एडम दोनों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 7 देवियां पूरी दुनिया में बेहद मशहूर थीं।
करोड़ों से ज्यादा लोग हमेशा से इनमें से किसी एक देवी से मिलने की इच्छा रखते थे। दुर्भाग्य से जो लोग इन देवियों में से किसी एक से मिलना चाहते थे उनके लिए सभी देवियों की पहचान हमेशा से गुप्त रही है। लेकिन एक देवी ऐसी भी थी जिसकी पहचान कभी नहीं छुपी। ये पहचान थी प्रकृति की देवी की। रिया आकाशीय क्षेत्र की राजकुमारी होने के कारण कभी भी अपनी पहचान छिपाने की जरूरत महसूस नहीं करती थी। सेलेस्टियल टेरन में रिया को लगभग पूजा जाता था। अगर कोई उनकी देवी के खिलाफ एक भी शब्द कहता तो कल्पित बौने पागल हो जाते। पूरे सेलेस्टियल टेरन में बड़े पैमाने पर दंगे और विरोध प्रदर्शन होते। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिया अपनी मां से भी ज्यादा प्रभावशाली और लोकप्रिय थी जो एल्फ महारानी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एडम ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। छोटी उम्र से ही उसे प्रभावशाली लोगों से मिलने की आदत थी। उसने रिया और एलिसिया को अभिवादन करने के लिए एक विनम्र छोटा सा झुकना किया। दोनों देवियों ने भी झुककर जवाब दिया। एलिसिया या रिया कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुका थी, लेकिन यहाँ एडम जूलिया का पिता था। दोनों देवियों के मन में उसके लिए बहुत सम्मान था। पिताजी, ये लियो है और यह क्लारा है। ये दोनों मेरे दत्तक भाई बहन हैं। लियो और क्लारा ने चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आदित्य ने जूलिया के माता पिता के सामने उन्हें अपने दत्तक भाई बहन के रूप में स्वीकार किया। यह आदित्य के लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन लियो और क्लारा के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। लियो भावुक हो गया। अगर वह अकेला होता तो वह भी रो देता। आदित्य की बातें सुनकर छोटी क्लारा की आंखें भी लाल हो गईं। सभी का परिचय करवाने के बाद आदित्य उन्हें ड्रैगन पैलेस के अंदर ले गया। अंदर जाते समय एडम, सोफिया और जैक ने चारों ओर देखा। उन तीनों को ड्रैगन पैलेस का अंदरूनी हिस्सा बेहद आकर्षक लगा। आदित्य, मैंने ड्रैगन पैलेस के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे मानना होगा कि ड्रैगन पैलेस इस दुनिया से बाहर है। मैं ये भी कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि दुनिया में या इतिहास में किसी भी अन्य महल की तुलना इससे नहीं की जा सकती। जब ड्रैगन पैलेस की तुलना शाही महल से की जाती है जहां एक डोमिनियन सम्राट रहता था, तो सम्राट का महल एक किले जैसा दिखता था, जबकि ड्रैगन पैलेस इस दुनिया से बाहर की चीज जैसा दिखता था। मुझे इसे बनाने के लिए भारी मात्रा में सामग्री एकत्र करनी पड़ी। साथ ही ड्रैगन महल ने उसे और उसके साम्राज्य के लोगों को जो क्षमताएं प्रदान की, उन्हें देखते हुए आदित्य को ड्रैगन महल बनाने के लिए संसाधनों के इतने बड़े भंडार का उपयोग करने का कोई अफसोस नहीं था। वॉटसन, तुम कैसे हो? एडम ने पूछा। एडम को वॉटसन की साधना देखकर आश्चर्य हुआ। बूढ़ा कमजोर बटलर जो कभी उसकी सेवा करता था और शादी से पहले उसे मास्टर कहता था, अब फिर से जवान हो गया था। सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि बहुत मजबूत भी हो गया है। एडम को लग रहा था कि मौजूदा वॉटसन ऑनर्ड हाउस के कमांडर एडी वुड को कड़ी टक्कर दे सकता है। एडम को शायद ही पता था कि अगर वॉटसन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करे तो वह आसानी से एडी वुड को हरा देगा। मैं अच्छा कर रहा हूं, महाराज। पूछने के लिए धन्यवाद। वॉटसन अब आदित्य के लिए काम करता था और आदित्य उसका एकमात्र स्वामी था। तुम्हारे भाई वाल्टर ने तुमसे कभी कभार घर आने को कहा था। वह तुमसे मिलना चाहता है। वॉटसन ने उदासीन भाव से सिर हिलाया। वह भी अपने जुड़वां भाई से मिलना चाहता था। उसे देखे हुए उसे काफी समय हो गया था। सभी लोग खाने की मेज पर बैठ गए। एडम और सोफिया एक दूसरे के बगल में बैठे। जूलिया और उसका छोटा भाई एक दूसरे के बगल में बैठे। लियो और क्लारा एलिसिया के बगल में बैठे। रिया आदित्य के बगल में बैठी। वॉटसन और अन्य नौकरानियां रात का खाना परोसने लगीं। वैसे ऐसा लगता है कि महामहिम इकोडोमिनियन के सम्राट आपसे एक बैठक के लिए मिलना चाहते हैं। वह आधिकारिक तौर पर इकोडोमिनियन साम्राज्य को स्टारिन साम्राज्य का सहयोगी बनाना चाहते हैं और शक्तिशाली तोपें बनाने के लिए दोनों साम्राज्यों के संसाधनों का उपयोग करने और सहयोग करने के विचार पर भी चर्चा करना चाहते हैं। इकोडोमिनियन साम्राज्य अभी भी आधिकारिक तौर पर स्टारिन साम्राज्य का सहयोगी नहीं बन पाया था, लेकिन सभी जानते थे कि इकोडोमिनियन स्टारिन साम्राज्य का बहुत करीबी सहयोगी था। इससे पहले इकोडोमिनियन सम्राट एक ड्रैगन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था, जिसने एक दिव्य ड्रैगन वंश को जगाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये देखते हुए कि आदित्य के शासन में स्टारिन साम्राज्य कितना शक्तिशाली हो गया है, अब सम्राट स्टारिन साम्राज्य का करीबी सहयोगी बनना चाहता था। स्टारिन साम्राज्य का सहयोगी होने से उसे कई लाभ मिलेंगे और उसके साम्राज्य की सुरक्षा में एक और सुरक्षा परत भी जुड़ जाएगी। हनी, तुम इन चीजों के बारे में बाद में बात कर सकते हो। चलो पहले डिनर का आनंद लेते हैं। एडम ने अपना सिर हिलाया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। कल अपलोड न कर पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मेरे पास इंटरनेट नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।